हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम वर्ल्ड वॉर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो एक्चुअल वॉर है उसके जस्ट पहले की जो घटनाएं हैं, यानी कि इमीडिएट कारणों के साथ साथ इवेंट्स प्रिसीडिंग टू द वॉर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है वहां पर भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, तो आपको स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाइए, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और पिछले सेशंस को पढ़ना थॉरली फॉलो करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 का या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट 2 समझना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 भली भांति पता होना चाहिए। और पार्ट 1 को समझने के लिए आपको प्रायर सेशंस आने चाहिए। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप थॉरली मेरे सेशंस को फॉलो करते हुए आएंगे ना, तब आपको जाकर पता चलेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन की एम्फेसिस होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, ताकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे तो एग्जामिनर आपको स्टंप ना कर सके। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस के दौरान जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे और फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशंस अच्छे लगे या बुरे लगे, या जैसा भी आप फील करते हैं उन सेशंस के बारे में, या अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। राइट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आप घर बैठे सीएससी के लिए प्रिपेयर करें, यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक थरो स्मार्ट कोर्स, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन पर। इंस्टॉल करें स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन। लिंक एप्लीकेशन का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और उस पर एक थरो कोर्स अवेलेबल है जिसमें 1000 से प्लस वीडियोस, डेली का करंट अफेयर, डेली के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, डाउट सॉल्विंग, पूरा का पूरा पैकेज अवेलेबल है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। राइट। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले इस मैप को देखिए, ठीक है। दिस वाज द यूरोप ऑफ 1914। तो ये मैप मैंने आपको पिछले सेशंस में भी दिखाया था। इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि 3 जो ट्रिपल अलायंसेस और ट्रिपल एंटांट है और रशियन एलाइज, हमें तीनों देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स 1914 से पहले पहले किस तरह ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जो एलाइज बनाने शुरू करे थे, राइट। और ट्रिपल अलायंस आया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली का। और इस ट्रिपल अलायंस के खिलाफ एक दूसरा ग्रुप आकर खड़ा हो गया था, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया का। और रशिया जो है वो सर्बिया का भी साथ दे रहा था, राइट। इस मैप में हमें भली भांति पता है कि विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन सी शक्तियां आपस में लड़ने जा रही थी, जिसमें ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटॉन्ट 2 बड़ी शक्तियां, उसके अलावा सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो रशिया के साथ थे, और बाकी न्यूट्रल शक्तियां थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरह उनको युद्ध में घसीटा गया एक एक करके, राइट। दिस वाज द यूरोप ऑफ 1914। और हम भली भांति जानते हैं, देखिए इनकी बाउंड्रीज ध्यान में, बिल्कुल इनकी बाउंड्रीज आप बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए कहां कहां पर क्या मौजूद है। 1914 से पहले पहले देखिए जर्मनी में जो प्रेजेंट डे पोलैंड और बाद में जो पोलैंड बना, राइट। ध्यान रखिए, ठीक है। दिस वाज द यूरोप बिफोर द वर्ल्ड वॉर। और हम कंपेयर करेंगे, जब वर्ल्ड वॉर का पूरा टॉपिक मैं खत्म करा दूंगा ना, राइट, फिर हम बाद में बिफोर वर्ल्ड वॉर और आफ्टर वर्ल्ड वॉर के मैप्स को कंपेयर करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किसने कौन सी टेरिटरी लूज करी, किसने गेन करी, कौन से नए देश बने, कौन से पुराने देश रह गए, राइट। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। उसके अलावा दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया। और ईस्टर्न यूरोपियन शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन। उसके अलावा सेंट्रल यूरोप में नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। और साउथ ईस्ट यूरोप में रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस और टर्की। और रशिया तो है ही। और ऊपर नॉर्थ में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप आपको भली भांति पता होना चाहिए अलाइज का, कौन कौन 2 टीम्स है, और मतलब ये फ्रंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। बेसिकली क्या है, बेसिकली यहां पर कंटेस्ट क्या है कि जो सेंट्रल यूरोपियन शक्तियां हैं वर्सेस वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोपियन शक्तियों का उन्होंने अलायंस क्रिएट कर लिया वर्सेस सेंट्रल यूरोपियन पावर्स। देख रहे हैं आप क्लियरली, ईस्टर्न कौन कौन सी हो गई,
रशिया, और वेस्टर्न कौन कौन सी है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, और सेंट्रल कौन कौन सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ऐसा होने जा रहा था, फिर हम देखेंगे इटली ने किसका साथ दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप आपको थॉरली पता होना चाहिए, ये आपका ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटांट और रशियन अलायंस का मैप है। नाउ अब बढ़ते हैं इवेंट्स प्रीसीडिंग द वॉर। ठीक है, विश्व युद्ध शुरू होने से पहले की घटनाओं को समझना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, द आउटब्रेक ऑफ द वॉर वॉज प्रीसीडेड बाय अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स which added to the prevailing tension and ultimately led to the war. In 1904, Britain and France had entered into a secret agreement according to which Britain was to have a free hand in Egypt and France was to take over Morocco. देखिए, विश्व युद्ध छिड़ा, बहुत सारी थ्योरीज। जब मैं आपको जब माइक्रो एनालिसिस करवाऊंगा ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही, मैंने बोला ना दीज ऑल आर फाउंडेशनल सेशंस। अभी हम केवल फाउंडेशंस इकट्ठा करेंगे और एक बेसिक जानकारी एकत्रित करेंगे, लेकिन जब मैं माइक्रो एनालिसिस करवाऊंगा ना तो उसमें मैंने हमेशा से बताया, माइक्रो एनालिसिस के दौरान मैं आपको ऑथर्स के और रिसर्चेस जितनी भी हुई है उन सब के यानी कि कोट्स प्रोवाइड करूंगा कि किसने क्या बोला है, जो आंसर राइटिंग में एक्चुअल मदद करता है। ये भी करेगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है और उसमें फाइनल हम टचअप्स देंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको कोट करना बहुत जरूरी है। कि मान लीजिए अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अपने आंसर में, ठीक है, मान लीजिए क्रिटिकली एनालाइज करना है और प्रोज एंड कॉन्स आप बता रहे हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट के, तो प्रोज किसने जो है वो हाईलाइट करे हैं, कॉन्स किसने हाईलाइट करे हैं, किसकी रिसर्च है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो अपने दावों के पीछे का आपको जो है वो मतलब शेयर करना पड़ेगा, आपको साइटेशंस देनी पड़ेंगी, वो आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद करती हैं। ठीक है, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने जो है वो कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं किसी टीचर की बातें नहीं सुन ली, आपने थॉरली फॉलो किया है, आपने खुद से भी पढ़ा है, खुद से भी कुछ जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है। तो खैर वो सब हम माइक्रो एनालिसिस जब मैं आपको करवाऊंगा हर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो वहां पर हम खींचेंगे बिल्कुल कि जर्मन हिस्टोरियंस में से भी जो प्रो कैपिटलिस्ट हैं या प्रो मार्क्सिस्ट हैं, या जो ईस्टर्न यूरोपियन जो हिस्टोरियंस हैं उनका क्या कहना था, या वेस्टर्न यूरोपियन या ब्रिटेन के हिस्टोरियन, ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज के हिस्टोरियंस का क्या कहना था, यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्टोरियन का क्या कहना था, जापानीज हिस्टोरियंस का क्या लिखना है, भारतीय नेताओं ने और हिस्टोरियंस ने या भारतीय जो उस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उन्होंने किस तरह इंटरप्रेट किया वर्ल्ड वॉर को, सारी घटनाओं को, राइट। यानी कि हर एक जितने भी पावर वहां पर इंक्लूडेड है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कौन कौन सी, सेंट्रल यूरोपियन शक्तियों में जर्मनी। सो जर्मनी के जितने भी प्रोमिनेंट इतिहासकार या जो भी वहां के लीडर्स रहे हैं उनके क्या क्या, या जो भी मिलिट्री जनरल्स रहे हैं उनके वहां के चांसलर थे, उन सब ने क्या क्या कहा है, राइट, क्या क्या चीजें ओवरऑल डॉक्यूमेंट हुई हैं, आर्काइव्स में छुपी रही, ठीक है, वो सारी रिसर्चेज जो हुई हैं उनको हाईलाइट करूंगा माइक्रो एनालिसिस में। ठीक है, तो वो बहुत डिटेल में रहने वाला है, वो हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ताकि आप जब आंसर लिखने बैठे तो एग्जामिनर डर जाए कि इस व्यक्ति को इतना कैसे पता है। ठीक है, वैसे ऐसा भी नहीं है कि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, लेकिन जैसे मान लीजिए 150 शब्दों में आपको विश्व युद्ध के बारे में कोई एक पर्टिकुलर चीज लिखनी है। फर्स्ट मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह ऑस्ट्रिया हंगरी जिम्मेदार है, जर्मनी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह का सवाल पूछ लिया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया हंगरी की जिम्मेदारी ज्यादा है, जर्मनी की या ब्रिटेन की या फ्रांस की जिम्मेदारी कम है, या रशिया की जिम्मेदारी कम है। सो आपको एक ऐसा एनालिसिस करके देना है जिसमें आपको ब्लेम जो है वो ऑस्ट्रिया की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर बात आ जाती है इतिहासकारों ने कैसे कैसे जो है वो जस्टिफाई किया इस चीज को। तो खैर माइक्रो एनालिसिस में जब हम जाएंगे तो उस तरह की बारीकियों पे उतरेंगे, लेकिन आज हम जो कॉमन एनालॉजीज हैं या जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खैर सो पहली चीज मैंने क्या कही, द आउटब्रेक ऑफ द वॉर वाज preceded by a series of incidents which added to the prevailing tension and ultimately led to the war. ठीक है, युद्ध छिड़ा उससे पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर से पहले की घटनाएं आज हमें समझनी है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स रही होंगी, इकोनॉमिक जो है वो मोटिव्स भी रहे होंगे, पॉलिटिकल मोटिव्स भी रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे हम कि नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट थे या नहीं थे, आइडियोलॉजिकल क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो इन सारी चीजों को मैंने बोला ना, हमने पहले से एस्टेब्लिश किया है, पॉलिटिकल कारण, इकोनॉमिकल कारण, सोशल कारण, आइडियोलॉजिकल कारण, इमीडिएट कारण। किसी भी युद्ध में ये 5 या 6 ऐसे कारण हमें ढूंढने ही होते हैं।
ठीक है, तो अब देखिएगा कि युद्ध से पहले की घटनाएं क्या क्या हैं। नाउ इन 1904 ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच ब्रिटेन वाज टू हैव अ फ्री हैंड इन इजिप्ट एंड फ्रांस वाज टू टेक ओवर मोरक्को। ठीक है, 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में एक संधि करी बहुत सीक्रेटली कि अगर फ्रांस मोरक्को पर जो है वो अपना कंट्रोल करने जाएगा तो ब्रिटेन आड़े नहीं आएगा, और अगर ब्रिटेन इजिप्ट और साउथ सूडान तक अगर पहुंचना चाहेगा तो फ्रांस आड़े नहीं आएगा। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ठीक है, अब याद कीजिए पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था ऑटो वन बिस्मार्क को विल्हेम सेकंड ने शक्ति में आने के 2 साल बाद जो है वो रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया था और जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी बदल गई थी, जिसके तहत जर्मनी ने 1890 में अपना हाथ रशिया यानी रशिया के साथ जो बहुत डेलिकेट ट्रीटी थी ऑटो वन बिस्मार्क ने जो बनाई थी उससे जो है वो जर्मनी ने अपने आप को अलग कर लिया। एंड देन 1894 में फ्रांस ने रशिया के साथ हाथ मिला लिए, रशिया ने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिए, जिससे जर्मनी एनसर्कल हो गया। जर्मनी को ये भी खतरा था ना कि ऐसा ना हो कि ये जितनी भी ब्रिटेन और ब्रिटेन का साथ देने वाली जितनी भी फोर्सेज हैं ये हमें एनसर्कल ना कर ले, ताकि जर्मनी जो एक नया अपना खुद का इकोनॉमिक स्फीयर या एक बड़ी ग्लोबल सुपर पावर बनने की डायरेक्शन में जो काम कर रहा है उसके लिए खतरा ना बन जाए। तो खैर आगे हम डिस्कस करेंगे ही कि विश्व युद्ध के कारणों को बिल्कुल एलोबरेट तरीके से अलग से समझाऊंगा मैं आपको कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या मोटिव्स क्या क्या हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक 2 मोटिव्स पर ध्यान देंगे हम, सोशल कल्चरल आइडियोलॉजिकल पर इतना हमारा खास एम्फोसिस नहीं रहेगा क्योंकि युद्ध हुआ है। ठीक है, युद्ध हुआ है तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो कारण है उनकी प्रोमिनेंस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारणों के बारे में हम ज्यादा समझेंगे, उसके अलावा कल्चरल आइडियोलॉजिकल को भी हम लेंगे साथ में, दायरे में रखेंगे उन्हें भी, ऐसा नहीं है कि उनको हम भूल जाएंगे। ठीक है, खैर लेकिन 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में एक सीक्रेट संधि करी। अब ऐसी संधि से डर किसको लगना चाहिए? ठीक है, रशिया तो मेनलैंड यूरोप में, रशिया अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने में जुटा हुआ है। क्यों? क्योंकि रशिया में देखिए, रशिया ब्रिटेन से अगर यूरोप को कंसीडर करते हैं आप, तो ब्रिटेन यूरोप में अगर आप रशिया को कंसीडर करते हैं तो ब्रिटेन से रशिया सबसे दूर है। दैट मीन्स जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ब्रिटेन से बाहर को फ्लो बढ़ा, अगर इस थ्योरी के हिसाब से चले तो रशिया में सबसे बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हिट किया। दैट मीन्स रेलवेज, कम्युनिकेशन सिस्टम, मशीनें इंस्टॉल होना और मोबिलाइजेशन की सारी टेक्नोलॉजीज का इंस्टॉलेशन रशिया में सबसे बाद में और सबसे स्लोली हुआ होगा, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा भी है। दैट मीन्स रशिया के अपनी खुद की समस्याएं हैं वो, और हमने जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका देखा है उसमें हमने रशियन कॉलोनी अफ्रीका में नहीं पाई। सवाल यह भी बन सकता है ना कि अगर रशिया वो सच अ ह्यूज पावर इन यूरोप, तो स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका में रशिया एक बड़ी शक्ति के रूप में क्यों नहीं दिखा हमें? वहां पर केवल वही 7 शक्तियां या वही मेजर 5 शक्तियां कौन कौन सी? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, बेल्जियम और इटली, ये सभी शक्तियां जो है वो हमें क्यों स्क्रैम्बल में नजर आई? ठीक है, तो जवाब यह है कि रशिया सबसे आखिरी में इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रशिया में बहुत स्लोली आई। सो बाय द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिकली कहा जाता है, सो बाय द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी रशिया वाज नॉट ह्यूजली मिलिटराइज्ड, रशिया वाज ह्यूजली मिलिटराइज्ड बट नॉट ह्यूजली इंडस्ट्रियलाइज्ड। और रशिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था, इसलिए ब्रिटेन का साथ चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन वाज पायनियर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही बाकी सब इंस्पायर हुए हैं, राइट? इसीलिए ब्रिटेन के साथ एक साझा संधि 1907 में करी, पर्शिया वाली जो मैंने आपको बताई थी, राइट? कि पर्शिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया, वहां पर पर्शिया में ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया रशिया, क्योंकि रशिया को इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज करना अपने आप को, और ब्रिटेन की सहायता उसे जरूरी चाहिए। और अगर रशिया को अपने आप को एक ग्लोबल डोमिनेंट शक्ति के रूप में एस्टेब्लिश करवाना है, रिकॉग्नाइज करवाना है, तो ब्रिटेन की हामी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन अपने आप में एक टाइटन है, इस समय सबसे बड़ी शक्ति है, एज लॉन्ग एज नेवल और कॉलोनियल पावर वर कंसर्न, राइट? खैर नेक्स्ट देखिए, अग्रीमेंट बिकेम नोन टू जर्मनी एंड अराउज्ड हर इंडिग्नेशन। इस एग्रीमेंट का जर्मनी को पता चला और जर्मनी भड़क गया। जर्मनी के लिए समस्या थी ही, क्योंकि अगर आप अफ्रीका और मेडिटेरेनियन का मैप देखेंगे ना ध्यान से, तो आप पाएंगे जो मोरक्को है वो मेडिटेरेनियन में भी पोर्ट प्रोवाइड करता है और अटलांटिक ओशियन में भी पोर्ट प्रोवाइड करता है।
दैट मीन्स अगर मोरक्को फ्रांस या ब्रिटेन या इनके अलायंस के कंट्रोल में है तो मेडिटेरेनियन में क्या, कौन सी, मतलब मेडिटेरेनियन में कौन एंटर करेगा, मेडिटेरेनियन से कौन एग्जिट करेगा, ये यही लोग डिक्टेट करेंगे। दैट मीन्स मेडिटेरेनियन सी का पूरा जो ट्रेड है, समझ रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी का पूरा जो ट्रेड है वो ये द्वारपाल जो बैठे हैं ऊपर पुर्तगाल और नीचे फ्रांस, ये मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स मोरक्को जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का ओवरऑल प्लान क्या है कि टर्की के साथ जुड़ जाएं और इराक के रास्ते, पर्शियन गल्फ के रास्ते, इंडियन ओशियन के साथ हमें ट्रेड करना है। जर्मनी का अल्टीमेट गोल यही है, बड़ी ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए। सो दैट मीन्स मेडिटेरेनियन सी का ट्रेड जो है वो जर्मनी कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि टर्की की कोस्ट लाइन मेडिटेरेनियन सी में। सो दैट मीन्स मेडिटेरेनियन सी का जो फ्री ट्रेड है, यानी मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशियन का जो ट्रेड है वो जर्मनी के कंट्रोल में होना चाहिए, अगर जर्मनी को अपना ये पूरा प्लान जो है वो सक्सेसफुल रखना है। दैट मीन्स मोरक्को इज वेरी क्रूशियल फॉर जर्मनी। ठीक है, सो देखिए अब यहां पर क्या हुआ। द जर्मन एम्परर वेंट टू मोरक्को एंड प्रॉमिस द सल्टन या सुल्तान ऑफ मोरक्को हिज फुल सपोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मोरक्को। ठीक है, जर्मन एम्परर ने क्या कहा कि विल्हेम सेकंड ने कि हम आपको फुल सपोर्ट देते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, द एंटागनिज्म ओवर मोरक्को इज अपीयर्ड वुड लीड टू वॉर। However, the war was averted when in 1911 France occupied most of Morocco and in exchange give Germany a part of French Congo, जिसे अगादिर क्राइसिस 1910 का कहा गया है। ठीक है, खैर ये अगादिर क्राइसिस बेसिकली क्या है कि पहले तो जर्मनी ने मोरक्को के सुल्तान को कहा कि हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे अगर फ्रांस आपके ऊपर ऑक्यूपेशन करने की कोशिश करता है तो। ठीक है, फिर 1905-1906 में फ्रांस ने जोर जबरदस्ती से मोरक्को को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करी। सो जर्मनी के शासक ने कॉन्फ्रेंस बुलाई कि आइए मिलकर बैठकर बात करते हैं, लड़ाई झगड़े कोई फायदा नहीं है। वॉर को वहां पर टाल दिया गया। ठीक है, मोरक्कन क्राइसिस में। अच्छा, अब फिर 1911 में एक बार फिर से फ्रांस ने कोशिश करी कि हम मोरक्को कंट्रोल करें, लेकिन जर्मनी ने इस बार अपना बैटलशिप वहां पर भेज दिया, पैंथर नाम का। ठीक है, और वो जो वॉरशिप था वो बहुत स्ट्रांग था और वो फ्रांस को झुका सकता था, यानी फ्रांस को काफी बड़ी टक्कर दे सकता था और वो एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए इसका कारण बन सकता था। ठीक है, तो यहां पर ब्रिटेन आया और ब्रिटेन ने बोला जर्मनी को कि शांत हो जाओ, हम मिलकर कुछ रास्ता निकालते हैं मिल बांट के। और फाइनली इसको बोला गया अगादिर क्राइसिस, क्योंकि अगादिर पोर्ट पे जाकर जो है वो पैंथर जाके खड़ा कर दिया था जर्मनी ने। ठीक है, यहां पर फिर फाइनली एक जो है वो कंक्लूजन ये क्रिएट हुआ कि मोरक्को जो है वो फ्रांस को दे दिया जाए और फ्रेंच कॉन्गो जो है वो, यानी कि सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में जो फ्रेंच कॉन्गो है उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर जर्मनी को दे दिया जाए कि अगर जर्मनी को अटलांटिक ओशियन में ट्रेड करना ही है तो। ठीक है, यह संधि हुई, लेकिन जर्मनी इससे कुछ खासा खुश था नहीं, क्योंकि जर्मनी को अपने मेडिटेरेनियन सी का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करके रखना था, उसको प्रोटेक्ट करना था। राइट, इवन दो द वॉर हैड बीन अवर्टेड, द सिचुएशन in Europe with each country preparing for war had become dangerous. Nowhere was that dispute more likely to occur than on the Balkan Peninsula. ठीक है, सो सबसे पहले तो 20th सेंचुरी में जैसे ही एंटर करे तो यूरोप में क्या क्या पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस फैली हुई हैं। ठीक है, जर्मनी ने ऑटो वन बिस्मार्क ने, ठीक है, पहले जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी इटली को जोड़ा और रशिया को भी जोड़ा, लेकिन विल्हेम सेकंड के आने के बाद, ऑटो वन बिस्मार्क के रिजाइन करने के बाद जर्मनी ने फ्रांस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों जो है वो क्या आ गए, ट्रिपल एंटॉन्ट। ठीक है, और यहां पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ट्रिपल एंटॉन्ट, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जो है वो ट्रिपल अलायंस। ये पॉलिटिकल शक्ति हैं, दो बड़े ग्रुप है 20th सेंचुरी में एंटर करते ही। अब मोरक्को के ऊपर सबसे पहला क्राइसिस आया, तो मोरक्को का क्राइसिस 1906 में एक बार उभरा और फिर 1911 में दोनों बार युद्ध टाल दिया गया। ठीक है, और 1911 में फाइनली मोरक्को दे दिया गया, किसे, फ्रांस को, और जो फ्रेंच कॉन्गो है वो जर्मनी को दे दिया गया। युद्ध यहां पर फिर से टल गया, लेकिन खींचतान तो बढ़ गई। ठीक है, खींचतान के काफी सारे कारण थे, मैंने आपको बताया था। मेन कारण MAIN, मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म।
मिलिटरिज्म में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी चाहता था कि हम अपनी नेवल फोर्सेस को बढ़ाएं, क्योंकि अब सभी जो है वो ग्लोबल पावर्स तो बनी गई थी। ब्रिटेन वाज अ ग्लोबल पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। यूएस भी एक ग्लोबल पावर बन रहा था, लेकिन अब सुपर पावर बनने का समय आ गया था, सबसे ऊपर, ठीक है। और ब्रिटेन ने ऑलरेडी अपना जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम बिछाया हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन की नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, इसीलिए उनका फाइनेंशियल सिस्टम सबसे ज्यादा सिद्ध था, ठीक है। जर्मनी ये चाहता था कि हम अपनी नेवी को स्ट्रांग बनाएं ताकि हमारा भी फाइनेंशियल सिस्टम अपना अपना अलग हम बैंकिंग सिस्टम बनाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ब्रिटेन किस तरह इकोनॉमीज को रेगुलेट कर रहा था कि जो भी देश एक्वायर करो वहां पर अपने बैंक डाल दो, अपना बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दो। और उन बैंक्स की जो कोर है वो ब्रिटेन की शक्तियों के पास है, नॉट द रॉयल फैमिली। अब यहां पर देखो हम कंफ्यूज करते हैं कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ही ब्रिटेन का इकोनॉमिक सेंटर है, नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं ब्रिटेन में, या नेदरलैंड्स की, या यूएस की, या स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे की, जिन्होंने जो कि इकोनॉमिक सेंटर हैं, इन बैंक्स के मालिक हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट नेसेसरली क्रिश्चियन, दे आर ऑल्सो ज्यूज, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन, ज्यूज और मतलब इन सब इकोनॉमिक जितने भी वॉर हुई है ना, ये इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, ठीक है। सेफ रहेगा इनको कहना इकोनॉमिक गतिविधियां, राइट। तो ये जितने भी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं इनको सांप्रदायिक रंग हम किसी और सेशन में देंगे, यानी देखेंगे कि मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस वर्सेस यहूदी वर्सेस हिंदू वर्सेस ये सब, अगर क्या ये रंग दिया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है, आगे आगे डिस्कस करेंगे। मैंने बोला पहले फाउंडेशंस बना लेते हैं, फिर हम स्पेकुलेशंस पे जाएंगे और बाकी थ्योरीज को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहुंचेंगे उस लेवल तक हम। मैंने आपको बोला ना कि खबर से दूर रहो, इश्यूज समझना शुरू करो। ये न्यूज चैनल नहीं है, यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कोई आपको शॉक एंड ऑ करके कोई एक हेडलाइन देके आपका अटेंशन गेन नहीं करना चाहता। जो चीजें बिक रही है, मैंने बोला ना कैपिटलिज्म के कई बार मैं अगेंस्ट बोलता हूं, दैट मीन्स कैपिटलिज्म के हिसाब से, कैपिटलिज्म के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज बिक सकती है यानी मॉनेटरी गेन प्रोवाइड कर सकती है, केवल उसी को ही प्रमोट करता है कैपिटलिज्म, ठीक है। तो खैर उस टोन को हम फिर से जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन आज फिलहाल क्या समझना है हमें, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारणों में, ठीक है। खैर नेक्स्ट देखिएगा। सो बल्कान पेनिनजुला, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, नोवेयर वाज दैट डिस्प्यूट मोर लाइकली टू अकर अदर देन ऑन बल्कान पेनिनजुला, ठीक है। बल्कान पेनिनजुला को कहा गया है बारूद का डब्बा, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, युद्धों में जितने भी युद्ध हुआ करते थे उसमें जो गन पाउडर है ना वो बैरल्स में भरकर ले जाया जाता था, ठीक है। सो वही बैरल कहा गया गन पाउडर का किसे, बल्कान को। क्यों? क्योंकि बल्कान वाज अ मल्टी एथनिक रीजन, राइट। बहुत सारे नेशंस वहां पर थे, मैंने आपको पिछले मैप दिखाया भी था। वहां पर सर्ब्स हैं, क्रोअट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा स्लेव्स हैं, यूक्रेनियंस हैं, मैसेडोनियंस हैं, ग्रीक्स हैं, ऑटोमन्स हैं, हंगेरियंस हैं, ऑस्ट्रियन जर्मन्स हैं, राइट, स्विस हैं, इटालियंस भी हैं। सो बहुत सारी एथनिसिटी है उस रीजन में। और यूरोप में जो नेशंस बने हैं, जो नेशनलिटी बनी है, वो सारी कल्चर के हिसाब से, राइट। ये पूरी हवा चली रही है यूरोप में आफ्टर 19th सेंचुरी से, तो पूरा ये सब प्रोपेलेंट है आइडियाज, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बल्कान पेनिनजुला का इशू क्या है ना। और ये बल्कान पेनिनजुला है कहां वो भी समझते हैं। अब देखिए बल्कान के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखिए, दिस माउंटेनियस पेनिनजुला इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ यूरोप वाज होम टू एन असॉर्टमेंट ऑफ एथनिक ग्रुप्स। ये हम समझते हैं, है ना। With a long history of nationalist uprisings and ethnic clashes, the Balkans was known as पाउडर केग ऑफ यूरोप। पाउडर केग कहा जाता है वो बारूद के बैरल को, ठीक है। पाउडर केग ऑफ यूरोप कहा जाता था बल्कान्स को। अब देखिए बल्कान्स जो है वो यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, और अभी तक हर मैप में मैंने आपको अभी तक ये दिखाया है कि साउथ ईस्टर्न पार्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। सो ऑटोमन एम्पायर से अब ऑटोमन एम्पायर ने कब कंट्रोल किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, 1453। सो 1453 से यानी कि 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी तक आते आते 15 16 सेंचुरी 17th सेंचुरी तक आते आते ऑटोमन एम्पायर जो है वो साउथ ईस्टर्न यूरोप में अंदर तक एंटर कर चुका था। और ये पूरा जितना भी ये सदर्न स्लेविक रीजन है, ठीक है, जितना भी सदर्न स्लेविक रीजन है या जो बल्कान रीजन है, वैसे बल्कान रीजन नहीं,
बल्कान रीजन तो 19 सेंचुरी में आकर कहा गया, पहले सदर्न स्लेविक रीजन की तरह कहा जाता था या रूमेलिया कहा जाता था। रूमेलिया कहने का मतलब रोमन्स जहां पर रहते हैं, ठीक है। सो ये जो रूमेलिया है ये पूरा का पूरा ऑटोमन्स के कंट्रोल में आया। लेकिन 19 सेंचुरी में आते आते जब नेशनलिज्म का बूम पकड़ा यूरोप ने, यानी सभी नेशनैलिटीज ने कहा कि हमें आजाद कर दो, दैट मीन्स सभी भाषा के आधार पर बटे हुए ज्योग्राफिकल रीजन्स ने कहा कि हमें आजाद कर दो, हम अपने अपने अलग देश बसा लेंगे। सो जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में जो ये बल्कान या रूमेलियन रीजन था, यहां की जितनी भी नेशनैलिटीज थी, इनमें लगातार जो है वो क्राइसिस चल रहा था, अपने आप को आजाद करने का, नेशनलिस्ट अपसर्जेस हो रहे थे। सो दैट मीन्स यूक्रेनियंस, रोमेनियंस, उसके अलावा जितने भी हैं यहां पर, मैसेडोनियंस हैं, ग्रीक हैं, स्लेव्स हैं, सर्बियंस हैं, क्रोएट्स हैं, ये सब चाहते थे कि हम आजाद हो जाएं। किनसे? ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है। और ऑटोमन एम्पायर चाहता था कि हम इनको पकड़ कर रखें। लेकिन ये सब किसके नजदीक है? ये सब ब्रिटेन के नजदीक है। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन से दूर है। ऑटोमन एम्पायर एसेंशियली मुस्लिम है, और क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में लड़ाई तो चली रही है। ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड ये आया ही क्यों है? क्योंकि मुस्लिम्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कंट्रोल कर लिया, और गल्फ ऑफ पर्शिया और रेड सी से आने वाला जो ट्रेड है यूरोप का, वो बंद हो गया। मतलब क्रिश्चियंस के पास जो आता था ट्रेड, वो बंद हो गया। इसीलिए तो रास्ता ढूंढा गया ना अफ्रीका को क्रॉस करके, और उसी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ओवर द पीरियड, नेचुरली ब्रिटेन में। सो दैट मीन्स ब्रिटेन क्यों अपने हथियार या टेक्नोलॉजी बेचेगा? किसे? ऑटोमन एम्पायर को, राइट। एक नॉट जस्ट ब्रिटेन, लेकिन जो जितने भी क्रिश्चियन शक्तियां हैं, तो ये एक सेंस बनता है। सो दूसरा ये भी बनता है कि ब्रिटेन से, और ब्रिटेन कहां? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में है, ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर साउथ ईस्टर्न यूरोप में है, तो डायगनली दूर है। सो बहुत लास्ट में पहुंचा वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक ये तर्क भी है, लेकिन खैर जल्दी पहुंच गया था। ऑटोमन पावरफुल थे, रिच थे, उन्होंने जल्दी से, मतलब समय रहते काफी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवा ली थी। लेकिन थियोरेटिकली देखा जाए तो दूर समय, मतलब बहुत बाद में पहुंचा। पॉइंट ये है कि 19 सेंचुरी तक आते आते ऑटोमन एम्पायर के पास सेना थी, इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। लेकिन जितने भी बल्कान रीजन है ना, उनके पास पहली बात तो सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी, और उनको अन्य यूरोपियन मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का सपोर्ट था, सच एज रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो वो इजीली जो है वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर के हारने के कई सारे कारण थे। सो जब मैं आपको इस्लाम पर टॉपिक लूंगा और ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन समझाऊंगा, तो वहां पर इन सारे कारणों को क्लियर करेंगे। लेकिन आप बेसिक सेंस मेरी समझ गए कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो टेक्नोलॉजी और संख्या के आगे हार गया, ठीक है। खैर, so with a long history of nationalist uprisings and ethnic clashes, the Balkans was known as powder keg of Europe, ठीक है। बल्कान्स में, अब देखिए, यूरोप में सारा झगड़ा नेशंस के बीच में था, और नेशंस थे कल्चरली। सो अगर किसी एक छोटे से रीजन में बहुत सारे, मतलब मल्टी एथनिक, यानी कि बहुत सारे नेशंस होंगे, तो वो आपस में आसानी से लड़ेंगे, ठीक है। फ्रांस एक बड़ा नेशन था, सभी फ्रेंच भाषा बोलते थे। स्पेन एक बड़ा नेशन था, सभी स्पेनिश यानी कि हिस्पैनिक भाषाएं बोलते थे, स्पेन पुर्तगाल में। जर्मनी को कन्फेडरेट किया गया और फिर यूनिफाई किया गया, वो सभी जो है वो जर्मैनिक भाषा बोलते थे। लेकिन बल्कान रीजन में कोई क्रोएट है, कोई सर्ब है, कोई स्लेव है, कोई मैसेडोनियन है, कोई ग्रीक है, कोई ऑटोमन है, तो इनका सब में आपस में डिस्प्यूट चला रहता था। इसलिए इसको कहा गया पाउडर कैग, क्योंकि ये ऐसा बारूद का डब्बा है जिसमें हल्का सा स्पार्क लगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। यूनिटी नहीं थी उनमें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राष्ट्र थे, ठीक है। और वैसा ही कुछ हुआ भी, देखिएगा आगे। नाउ बाय द अर्ली 1900s द ऑटोमन एम्पायर विच इंक्लूडेड बल्कान रीजन was in रैपिड डिक्लाइन। ऑटोमन एम्पायर से एक एक करके बुल्गारिया ने आजादी घोषित कर दी अपनी, रोमेनिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, सर्बिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, अल्बेनिया ने आजाद घोषित कर दिया, ग्रीस अलग हो गया। एक एक करके जो है वो ऑटोमन एम्पायर से, अपने ऑटोमन एम्पायर के जो ईस्ट, जो यूरोपियन पोजेशंस हैं, वो छूटती गई, ठीक है। नाउ क्यों छूट रही थी? क्योंकि नेशनैलिटी का बूम चल रहा, नेशनैलिटी की आइडियोलॉजी का बूम चल रहा था यूरोप में, और ऑटोमन जो तुर्क हैं
उनकी मेजर पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है? कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद, राइट। तुर्कियों की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है कॉन्स्टेंटिनोपल से ऊपर, तो यानी यूरोप की साइड। नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा, while some Balkan groups struggled to free themselves from Ottoman rule, other already had succeeded in breaking away from their Turkish rulers। यानी हम अभी आगे, अभी मैं आपको मैप के माध्यम से भी बताऊंगा कि कुछ ने आजादी घोषित कर दी और कुछ अभी भी लड़ रहे थे, कुछ अभी ऑटोमन के कंट्रोल में थे, ठीक है। नाउ दीज पीपल हैड फॉर्म्ड द न्यू नेशंस इंक्लूडिंग बुल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो, रोमेनिया और सर्बिया, ठीक है। तो कौन कौन से देश आजाद हो गए थे अभी तक ऑटोमन एम्पायर से? सो बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनिग्रो, रोमेनिया और सर्बिया आजाद हो गए ऑटोमन एम्पायर से। Nationalism was a powerful force in these countries. Each group longed to extend its borders. Serbia, for example, had a large Slavic population. Serbia hoped to absorb all the Slavs on the Balkan Peninsula. On this issue of Serbian nationalism, Russia and Austria-Hungary were in direct conflict. तो ऑटोमन एम्पायर से बुल्गारिया, रशिया, ये सब जो नॉट रशिया बट बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनिग्रो, रोमेनिया और सर्बिया सब अलग हो गए, जिसमें से सर्बिया जो है वो, बुल्गारिया और सर्बिया दो बड़ी शक्तियां थी, जिसमें से सर्बिया जो है वो किसके नजदीक था? सर्बिया जो है वो एड्रियाटिक सी के नजदीक है। दैट मीन सर्बिया के पास पोर्ट्स हैं, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, तो सर्बिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है रिलेटिवली। और सर्बिया के पास स्लेविक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सो जितनी भी बल्कान कंट्रीज है ये सब स्लेविक कल्चर जो है वो शेयर करते हैं। अब स्लेविक कल्चर बेसिकली क्या है? स्लेविक एक भाषा है, ठीक है, एक मतलब आप बोल सकते हैं कि एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है स्लेविक, और जो कि बहुत प्रोटो स्लेविक अगर आप बोले तो ये बेसिकली इंडो यूरोपियन जो पूरा भाषाओं का जो नेटवर्क है वहां से निकल कर आता है। और इसका डेवलपमेंट आप मानेंगे तो सेंट्रल एशिया से, एशिया माइनर से, पोलैंड वाले रीजन से लेकर नीचे साउथ ईस्टर्न यानी कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो रीजन है, ग्रीस, मैसेडोनिया, यहां तक इस पूरे रीजन में स्लेविक भाषा का डेवलपमेंट हुआ है। दैट मीन्स अगर आप स्लेविक रीजन को, यानी कि बाल्टिक जो रीजन है वो भी स्लेविक डायलेक्ट्स ही हैं, ठीक है। सो जब आप स्लेविक भाषा के मतलब स्लेविक रीजन अगर आप देखें या स्लेविक लोग अगर आप ढूंढें तो प्रेजेंटली किन किन देशों में मिलेंगे आपको? तो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, और नीचे आ जाएं तो ये सब बुल्गारिया, यानी जितना भी यूगोस्लाविया वाला हिस्सा था, सर्बिया, बुल्गारिया और क्या बोलते हैं इनको, मोंटेनिग्रो, ग्रीस, ये सारे जो देश हैं इन सब में आपको स्लेविक पॉपुलेशन मिलेगी। और खास तौर पे बल्कान्स की बात कर रहे हैं तो हम बल्कान्स में सबसे ज्यादा स्लेव्स की कंसेंट्रेशन सर्बिया में थी। तो सर्बिया ये चाहता था कि हम सभी बल्कान, सर्बिया ये चाह रहा था कि मैं सभी बल्कान रीजन को जोड़कर युगोस्लाविया बनाऊं। युगोस्लाविया का लिटरल मतलब ये है सदर्न स्लेविक कंट्री। युगोस्लाविया वैसे मतलब आइडिया या एज अ वर्ड जो है वो बहुत बाद में कॉइन हुआ, लेकिन बेसिक आइडिया ये था कि स्लेविक कंट्री एक बड़ी बनाई जाए जिसके पास कोस्ट टू कोस्ट, यानी कि मतलब कि जो ब्लैक सी है वहां पर भी कोस्ट अवेलेबल हो, और मतलब जो मेडिटेरेनियन है उसमें भी कोस्ट अवेलेबल हो, एड्रियाटिक, एजियन सी, सब में कोस्ट अवेलेबल हो, ताकि मेडिटेरेनियन एज वेल एज यूरोपियन ट्रेड या यूरोप और एशिया के बीच में मध्यस्थ के रूप में ये राष्ट्र स्टेब्लिश हो, और ये जो ट्रेड राउट है इसके पास इंपॉर्टेंट, इसके तहत इसकी इकोनॉमी बूम करे, ठीक है। सो सर्बिया चाहता था कि हम इस तरह का एक बड़ा नेशन बनाए, लेकिन ये एम्बिशन अकेला सर्बिया का तो था नहीं, ठीक है। यही सेम चीज रशिया भी सोच रहा था। रशिया ये सोच रहा था कि हम सबसे बड़ा स्लेविक राष्ट्र हैं, ठीक है। तो अगर हम सभी स्लेविक देशों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो रशिया अगर सभी स्लेविक देशों को जोड़ दे तो रशिया के पास ऊपर नॉर्थ में बाल्टिक सी से लेकर आर्कटिक सी से लेकर नीचे उसके पास मेडिटेरेनियन सी तक का और फिर पर्शियन गल्फ तक का सारा ट्रेड जो है वो रशिया के पास आ जाएगा। तो रशिया जो पर्शिया को अपने कंट्रोल में ना करके, मतलब रशिया जब पर्शिया को कंट्रोल में नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ब्रिटेन वहां पर सामने में आ गया, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, द ग्रेट प्लान। सो वही चीज रशिया अब जो है वो किसके माध्यम से करना चाहता था? बल्कान रीजन के माध्यम से। सो रशिया का ये एम्बिशन था कि, और लॉजिक लगता भी है, अगर नेशनलिज्म भाषा के आधार पर ही हो रहा है और सभी स्लेविक भाषाओं में से, सभी स्लेविक भाषी देशों में से अगर रशिया सबसे बड़ा है, तो ये रशिया के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो सभी को जोड़कर एक बड़ा जो है वो स्लेविक राष्ट्र बना दे, जिससे सबकी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, ठीक है।
यहीं पर ही आता है ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी का डिस्प्यूट मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास भी स्लेविक पॉपुलेशन है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं चाहता था कि स्लेविक राष्ट्र एक अलग से बन जाए बड़ा। इससे ये भावना ट्रिगर हो जाएगी उस स्लेविक पॉपुलेशन में जो ऑस्ट्रिया के अंदर है कि हमें भी उनके साथ जुड़ना है या अलग होना है। सो इससे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन की नौबत आ सकती है। सो यहां पर सर्वाइवल का गेम है, सर्वाइवल पड़ा हुआ है सबको, ठीक है। सर्बिया को अपना सर्वाइवल चाहिए। रशिया जो है वो, रशिया के पास बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन रशिया मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बूम नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे रशिया की मोनोपोली तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भागीदारी भी नहीं है ना। रशिया जो है वो जो अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, इंडियनिक ओशियन और एटलांटिक ओशियन, कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर पा रहा। मेडिटेरेनियन सी, कहीं पर भी रशिया ट्रेड नहीं कर पा रहा। तो रशिया जो है वो, और रशिया को इंडस्ट्रियल गेन भी नहीं मिल रहा है, ना ही जर्मनी से दुश्मनी हो गई और विल्हेम सेकंड ने कर दी, ठीक है। फ्रांस भी खुलकर साथ नहीं दे रहा, ब्रिटेन भी खुलकर साथ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन सब जो है वो टियर 3 कंट्री समझते हैं अभी भी रशिया को, क्योंकि रशिया जो है वो मोनार्की है और यहां पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, खासकर ब्रिटेन में। सो बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारण हैं, आपको जोड़कर चलना पड़ेगा, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, nationalism was a powerful force in these countries. Each group longed to extend its borders. Serbia, for example, had a large Slavic population. ठीक है, Serbia hoped to absorb all the Slavs on the Balkan Peninsula. On this issue of Serbian nationalism, Russia and Austria-Hungary were in direct conflict. सर्बिया चाहता था मैं अपना देश बना लूं, ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि सर्बिया समेत सबको मैं जोड़ लूं, और रशिया भी चाहता था सबको मैं जोड़ लूं, ठीक है। सो सर्बिया तो रिलेटिवली कमजोर था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया तो मजबूत थे ना। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया के बीच में था, ठीक है। अब आइए इस मैप में देखिए। नाउ ये मैप है आपका हैब्सबर्ग एम्पायर का, ऑस्ट्रो हैब्सबर्ग एम्पायर का, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो ऑटोमन एम्पायर से छूट गया, जिसमें देखिए ये जो रेड जो आउटलाइन है ना, इसके अंडर जो एरिया है ये ऑस्ट्रो हैब्सबर्ग एम्पायर है, यानी ऑस्ट्रिया हंगरिया है, ठीक है। उसके साइड में जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ये बाद में बने मॉडर्न डे के हिसाब से। ये सारे जो कंट्रीज हैं ये मॉडर्न डे के हिसाब से, ठीक है, यानी कंटेम्परेरी बाउंड्रीज हैं। लेकिन ये जो रेड वाली बाउंड्री है ये ऑस्ट्रिया हंगरी की है। इसके नीचे ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे बुल्गारिया, मोंटेनीग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, लेकिन इनमें से बुल्गारिया, मोंटेनीग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस सब ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। वो मैप आपको मैं अलग से दिखाऊंगा, लेकिन इस मैप में आपको समझना है एथनिसिटी को, ठीक है। तो देखिए मल्टी एथनिक है क्या हंगरी, जो मतलब एम्पायर था ये, जिसमें सर्बिया का कुछ हिस्सा था, ठीक है, उसके अलावा रोमानिया का भी कुछ हिस्सा था, बुल्गारिया का भी कुछ हिस्सा पड़ रहा है। तो ये मैप मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, अगर आपके पास नहीं है तो इसका तुरंत जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ये मैप नहीं समझ आता तो मैंने पिछले टॉपिक में डिटेल में समझाया है। दिस वाज द मैप फॉर, ये मैप मैंने आपको दिखाया था समझाने के लिए, मल्टी एथनिसिटी दैट वाज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इन 1913। अब ये अगला मैप देखिए। इस अगले मैप में आप जो ये बाउंड्री देख रहे हैं ना, पहले तो देशों के नाम देख लेते हैं, ठीक है। बोस्निया और हर्जेगोविना, उसके अलावा सर्बिया है, सर्बिया के नीचे मोंटेनीग्रो, अल्बेनिया, उसके नीचे मैसेडोनिया, ग्रीस, सर्बिया के साइड में बुल्गारिया और ऊपर रोमानिया, और नीचे ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। अब ये जो बीच में आपको बाउंड्री नजर आ रही है ना, दिस वाज द ऑटोमन एम्पायर प्रेजेंट इन 1900s, ठीक है, जब तक बल्कान वॉर नहीं शुरू हुए। ये जो आपको रेड आउटलाइन नजर आ रही है ना, ठीक है, जो कि कुछ सर्बिया से गुजर रही है, कुछ बुल्गारिया से गुजर रही है, कुछ मैसेडोनियन से गुजर रही है, कुछ अल्बेनिया वाला पूरा रीजन तो है ही, ठीक है, और मोंटेनीग्रो वाला पूरा रीजन है। दैट मीन्स इसको छोड़ के बाकी जो सर्बिया है वो आजाद हो चुका है, इसको छोड़ के बाकी बुल्गारिया आजाद हो चुका है, इस रीजन को छोड़ के बाकी ग्रीस आजाद हो चुका है, अल्बेनिया पूरा का पूरा ऑटोमन के कंट्रोल में है, और मोंटेनीग्रो भी आजाद हो चुका है, और बोस्निया भी आजाद हो चुका है, ठीक है। तो ये मैप आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं साइड हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस वाज द मैप फॉर ऑटोमन एम्पायर इन 1912 विद होल्डिंग्स इन यूरोप, ठीक है। और फिर
साथ ही साथ यहां पर रीजन दिखाए गए हैं जो ऑटोमन एम्पायर से छिन गए और बाद में फिर कंट्रीज के रूप में एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, देखिए इस मैप में आपको समझना यह है कि ये जो आपको डार्कर मतलब ब्राउन या रेड मरून कलर की जो बाउंड्री नजर आ रही है, ऑटोमन एम्पायर की जो है वो बाउंड्रीज हैं यूरोप में, जो कि बल्कान वॉर से पहले की हैं। लेकिन बल्कान फर्स्ट बल्कान वॉर और सेकंड बल्कान वॉर के बाद जो बल्कनीज कंट्रीज आपस में बट गई हैं, वो ये बाउंड्रीज हैं। दैट मीन्स जो सर्बिया, जो बुल्गारिया, जो मोंटेनीग्रो, जो ग्रीस, मैसेडोनिया की बाउंड्रीज आपको यहां पर एस्टेब्लिश होती हुई दिख रही हैं अभी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस टर्किश बाउंड्री, ये बल्कान वॉर्स के बाद की पॉलिटिकल कंडीशन है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है इस मैप का। सो इस मैप का आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ रशिया इटसेल्फ अ मोस्टली स्लेविक नेशन सपोर्टेड सर्बियन नेशनलिज्म। अब देखिए, रशिया ने सर्बिया के नेशनलिज्म को सपोर्ट किया। रशिया ने यह नहीं कहा कि हम सर्बिया को अपने कंट्रोल में लेंगे अभी। रशिया ने यह कहा कि तुम स्लेविक राष्ट्र हो, तुम अपना अलग जो है वो देश बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रशिया को पता था कि ये नेशनलिज्म की गाइडलाइन, नेशनलिज्म की जो पूरी भावना चल रही है, इसके तहत हमें इकोनॉमिक गेन हो ही जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया को अपने कंट्रोल में लेता है तो समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रिया विच फियर्ड रिबेलियन अमंग्स इस स्मॉल स्लेविक पॉपुलेशन फेल्ट थ्रेटन्ड बाय सर्बियाज ग्रोथ। In addition, both Russia and Austria-Hungary had hoped to fill the power vacuum created by Ottoman decline in the Balkans. In the year preceding the war, many incidents occurred in the Balkans which worsened the already dangerous situation in Europe. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी। ठीक है, रशिया क्या चाहता था, ऑस्ट्रिया क्या चाहता था, ऑस्ट्रिया के क्या डर थे? दोनों चाहते थे कि ऑटोमन के जाने के बाद बल्कान्स को हम कंट्रोल में लें, और यही जो खींचतान है ये धीरे धीरे, समझ रहे हैं, ये पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। उधर फ्रांस और जर्मनी में टेंशन बढ़ी मोरक्को के लिए, इधर ऑस्ट्रिया और रशिया में टेंशन बढ़ी बल्कान्स के लिए, और रशिया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में भी अब टेंशन बढ़ती हुई देखेंगे हम। तो बल्कान रीजन की समस्याएं और मोरक्को की समस्याएं जो है वो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ाई इन्होंने यूरोप में, और अब केवल एक स्पार्क की जरूरत थी जिससे युद्ध छिड़ जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ऑस्ट्रिया अनेक्सेस टेरिटरी, या जिसको बॉस्नियन क्राइसिस कहा गया है। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया को एक स्टेटमेंट देना था कि हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ऑटोमन एम्पायर टूटा है, और अगर ऑस्ट्रिया कुछ एनेक्स ना करे तो कैसे ऑस्ट्रिया एक बड़ी शक्ति कहलाएगा, राइट? सो इन 1908 ऑस्ट्रिया अनेक्स द ऑटोमन प्रोविंस ऑफ बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, 1908 में ऑस्ट्रिया ने ऑटोमन से बॉस्निया और हर्जेगोविना जो है वो अनेक्स कर लिया और ऑस्ट्रियन एम्पायर में जोड़ लिया। नाउ दीज प्रोविंसेस वर आल्सो कोविटेड बाय सर्बिया। ये प्रोविंसेस सर्बिया को भी चाहिए थे। क्यों? क्योंकि स्लेविक पॉपुलेशन थी यहां पे। सर्बिया वाज अ स्लेविक कंट्री एंड ऑस्ट्रिया हंगरी आल्सो हैव स्लेविक पॉपुलेशन। तो जो बॉस्निया वाला रीजन था, इट वाज आल्सो स्लेविक डोमिनेटेड एरिया। तो सर्बिया चाहता था कि बॉस्निया हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन सर्बिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो खुले में आकर ऑटोमन को हराएं। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास थे, तो उन्होंने तुरंत जो है वो ऑटोमन से क्या छीन लिया? बॉस्निया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिएगा। रशिया थ्रेटन टू स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रियन एनेक्सेशन, बट जर्मनीज ओपन सपोर्ट टू ऑस्ट्रिया कंपेल्ड रशिया टू रिट्रीट। अब देखिए, पिछले ही पॉइंट में मैंने आपको बताया कि रशिया सर्बिया को खुला सपोर्ट देने को तैयार है। तो अगर सर्बिया के खिलाफ ऑस्ट्रिया ने ऐसा कुछ किया तो रशिया ने कहा कि हम युद्ध छेड़ देंगे आपके खिलाफ। लेकिन उधर जर्मनी ने खुला सपोर्ट ऑस्ट्रिया को दे रखा था, और रशिया को पता था कि हमारे पास भले ही सैन्य संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। और रशिया जो है वो 1905 में जापान से हारा भी था, तो रशिया का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डाउन था। रशिया को पता था कि जो मिलिटराइज्ड या इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशन है वो हमारी संख्या के सामने हमें हरा देंगे, प्लस हमारे पास इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, बाल्टिक सी में जो है वो जाकर कोस्ट लाइन है, और बाल्टिक सी में जो हमारा हल्का सा रिलेशन है डेनमार्क या नॉर्वे स्वीडन के साथ, उससे ज्यादा पावरफुल वहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जर्मनी के। सो अगर बाल्टिक सी वाली बात आ भी जाती है तो जर्मनी आसानी से वहां पर रशिया को हरा सकता है। तो रशिया जो है वो चुपचाप अभी पीछे हो गया, जर्मनी का सपोर्ट ऑस्ट्रिया के साथ है। ठीक है, नाउ द इंसिडेंट हाउएवर नॉट ओनली एम्बिटर्ड फीलिंग्स इन सर्बिया बट ऑल्सो क्रिएटेड फर्दर एनिमिटी बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। इससे रशिया पीछे तो हट गया लेकिन दुश्मनी बढ़ गई।
ठीक है, और सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में भी दुश्मनी बढ़ गई। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इन यूरोप हैड became even more tensed. Moreover, the crisis resulting from the annexation of Bosnia and Herzegovina by Austria was followed by 2 Balkan wars. ठीक है, इस इवेंट के बाद यानी बोस्निया का जो एनेक्सेशन किया है ऑस्ट्रिया ने, उसकी वजह से बल्कान वॉर हुए। बल्कान वॉर्स की वजह से फिर विश्व युद्ध छिड़ा है हमें। ठीक है, नजर आएगा अभी, मतलब ब्लेम हम डालेंगे, ब्लेम गेम खेलेंगे, लेकिन पहले सारे इवेंट्स को समझ लें, उसके बाद हम ब्लेम गेम तक पहुंचेंगे। ठीक है, कि किसकी वजह से विश्व युद्ध छिड़ा, लेकिन सीरीज ऑफ इवेंट देख रहे हैं हम। सो अभी क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने बोस्निया को अपने कब्जे में ले लिया। इससे सर्बिया जो है वो नाराज हो गया। अब ऑस्ट्रिया से लड़ना चाहता था रशिया, लेकिन जर्मनी सामने आ गया, इसलिए जर्मनी और रशिया में भी खटास आ गई। ठीक है, और फिर होते हैं बल्कान वॉर। लेकिन आइए पहले इस मैप के जरिए आप देखिए कि बोस्निया के एक्सेशन का पूरा सीन क्या है। ठीक है, सो देखिए 6 अक्टूबर 1908 में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑस्ट्रिया हंगरी अनेक्सेस बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी के नीचे जो BH वाला रीजन है, दिस इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर के पास था। ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, दिस इज ऑटोमन एम्पायर। सो ऑटोमन एम्पायर से BH वाला रीजन ऑस्ट्रिया ने छीन लिया, और उसके जस्ट साइड में सर्बिया है। ठीक है, BH वाले रीजन के साइड में सर्बिया दिख रहा है ना, सर्बिया चाहता था ये वाला रीजन लेना, लेकिन ऑस्ट्रिया ने ले लिया। और ऊपर रशिया और इधर जर्मनी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जुलाई 1908 में यंग टर्क्स फोर्स सुल्तान टू ग्रांट रिफॉर्म्स। अब यंग टर्क्स क्या है, यंग टर्क्स के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे वैसे, लेकिन यंग टर्क्स बेसिकली एक नया पॉलिटिकल रिजीम जो है वो उठ खड़ा हुआ था टर्की में, जो टर्की के ट्रेडिशनल जो सुल्तान हैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए एक नए रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। तो टर्की की पॉलिटिकल सिनेरियो में भी ये बदलाव चल रहे थे। तो मैं आपको ये मैप, जब मैं आपको टर्की की तरफ से पढ़ा रहा हूंगा ना, यानी इस्लाम, जितना भी इस्लामिक रीजन है उनका जब इतिहास पढ़ा रहा हूंगा, तब इस मैप को मैं फिर से लेकर आऊंगा और तब बात करेंगे यंग टर्क्स की डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी इस मैप में है तो मैं आपको बेसिक यंग टर्क्स के बारे में बता दूं। ठीक है, अभी हम यूरोप की साइड से समझ रहे हैं। उसके अलावा 5 अक्टूबर 1908 बल्गेरिया डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस। बल्गेरिया अपने आप को 5 अक्टूबर 1908 में ऑटोमन से अलग जो है वो इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, और ऑटोमन कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मैप आप क्लियरली देख लीजिए। ये जो BH वाला रीजन है, या बोस्निया हर्जेगोविना वाला जो रीजन है, ये ऑस्ट्रिया ने किससे छीन लिया, ये ऑस्ट्रिया ने छीन लिया ऑटोमन से। अब यहां पर साइड में देखिए, साइड में पर्शिया में 1907 में ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो वो भी चल रहा है। तो इस मैप को मैं फिर से दिखाऊंगा जब मैं ऑटोमन और मतलब मुस्लिम्स के साइड से जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, हमें इतिहासकार जो विश्व युद्ध जीते पहला और दूसरा यूरोपियंस, तो उन्होंने इतिहास जो या पूरा इकोनॉमिक सिस्टम अपने अकॉर्डिंग गढ़ दिया है इस दुनिया का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझेंगे। तो हम इतिहास को इस्लाम की नजर से भी देखेंगे। यूरोपियंस की नजर से तो देख ही रहे हैं, लेकिन अरेबियन कंट्रीज की नजर से भी हम इतिहास को समझेंगे। तो जब हम अरेबियन कंट्रीज की तरफ से यानी इस्लामिक हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, थ्रू आउट फ्रॉम द ओरिजिन टू द डिसइनकॉर्पोरेशन ऑफ द टर्की का खिलाफत, और उसके बाद भी, ठीक है, प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी तक लेकर आऊंगा। ये पूरा जितना भी सेंट्रल एशियन और जितना भी ये इस्लामिक जो रीजन है, यहाँ पर क्या घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी तक लेकर आऊंगा। तो वहां पर ये मैप मैं फिर से उठाऊंगा, और यंग टर्क्स की बात हम तब डिटेल से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द annexation of Bosnia by Austria, that also known as Bosnian crisis। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट बल्कान वॉर। अब बल्कान वॉर पर आते हैं, क्या है। ठीक है, द फर्स्ट बल्कान वॉर वॉज फॉट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ बल्कान लीग। अब ये जो बाल्कनीज रीजन है, ठीक है, अभी मैं आपको फिर से यूरोप का मैप देखेंगे, उसमें मैं आपको बल्कान रीजन दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपकी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है उसको टेस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्टोग्राफिक मेमोरीज को डेवलप कीजिए, ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरीज को डेवलप कीजिए अपनी। और फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होगी आपकी जब आप रिपीटेडली अपने दिमाग को ये प्रैक्टिस डालोगे कि फोटोज देखकर पढ़ना है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कहीं भी, तो अब तो आपके पास यार डिवाइसेस हैं, गूगल सारा सिस्टम है, यूट्यूब है, गूगल है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा ना,
तो उसके लिए, या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट कि जो समझ नहीं आ रहा, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो उसको मैप्स और इमेजेस के माध्यम से पढ़ो। मान लीजिए कोई वॉर पढ़ रहे हो ना, तो उनके जनरल्स की फोटोज देखो। कोई वॉर पढ़ रहे हो तो युद्ध के दौरान की जो फोटोज, पिक्चर्स या खींची गई हैं या ड्रॉ की गई हैं, उन सबको देखिए। क्योंकि मैंने बोला ना, हमारा दिमाग मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और जो विजुअल, आप जब भी कोई भी एक विजुअल देखते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी जनरेट करता है दिमाग, तो यानी कि इंफॉर्मेशन बेटर तरीके से स्टोर होती है। सो इट इज नॉट एन एडवाइस, इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन, फॉलो दिस। ठीक है, खैर, फर्स्ट बल्कान वॉर की बात करें तो द फर्स्ट बल्कान वॉर वाज फॉट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ बल्कान लीग, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस एंड मोंटेनीग्रो अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। सो मैं आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी को टेस्ट करने की बात कर रहा था। अगर आपको यूरोप का मैप याद होगा तो यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, उसमें से बुल्गारिया, सर्बिया के साइड में BH बोस्निया वाला रीजन, और उसके नीचे क्या था, अल्बेनिया के नीचे मैसेडोनिया के नीचे ग्रीस। इसे कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। देखिए मेरे सामने अभी मैप नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि क्या चीज कहां पर है। इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। डेवलप कीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अचानक से थी ये, मैंने डेवलप करी है, प्रैक्टिस करी है इस चीज की। ठीक है, आपको भी करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सारी थ्योरी पता है तो एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा। मान लीजिए बल्कान क्राइसिस पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है, और आपने एक आंसर लिखा जिसमें आपने बहुत बेहतरीन बातें लिखी, सारे हिस्टोरियंस का नाम लिख डाले, बहुत सारी चीजें कोट करी हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा आपने। ठीक है, एक तो वो आंसर है। एक दूसरा आंसर है जिसमें स्टूडेंट ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा, लेकिन आपके कंपेरेबल नहीं, लेकिन मैप्स वगैरह बनाए अच्छे से। और एक तीसरा ऐसा स्टूडेंट है, और यकीन रखिए ऐसा स्टूडेंट होते हैं, जो सब कुछ बेहतरीन तरीके से तो लिखते ही हैं, लेकिन मैप्स के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझा भी जाते हैं। तो अगर आप अब अपने आप को एग्जामिनर मानिए, तो आप बताइए कि किस स्टूडेंट को आप सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे। सो ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट ने बेहतरीन तरीके से समझाया होगा और मैप्स और इमेजेस का इस्तेमाल करके और क्लैरिटी दिखाई होगी, कि अगर आप तुरंत वहां पर यूरोप का, साउथ ईस्टर्न यूरोप का मैप दिखा दे और एनसर्कल करके बोल दे कि दिस इज द प्रॉब्लम, ये बल्कान रीजन है, ठीक है, और ये समस्या थी, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। सो मैप रीडिंग और मैप बनाने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बहुत एम्फेसिस धीरे धीरे बढ़ा दिया है अब मैप्स के प्रति, राइट। खैर, सो जो बल्कान रीजन है वो बेसिकली, आपको अगर ध्यान आ रहा होगा, जो बल्गेरिया है, बल्गेरिया के बिल्कुल बीचों बीच एक माउंटेन, एक मतलब माउंटेन्स हैं बहुत सारे जिनको बल्कान कहा जाता है, बल्कान माउंटेन्स कहा जाता है। उस माउंटेनियस रीजन के आसपास के रीजन को धीरे धीरे, मतलब एक ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, गलती हो गई उनसे, उन्होंने बल्कान माउंटेन के आसपास के रीजन को बल्कान रीजन कह दिया और फिर वो पॉपुलर हो गया। अदरवाइज बल्कान जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज है, वो बुल्गारिया में है। ठीक है, सो खैर, तो दैट मीन्स बुल्गारिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, उसके अलावा और कौन कौन से, देखिए, सर्बिया, बल्गारिया, ग्रीस और मॉन्टेनीग्रो। मैसेडोनिया इज पार्ट ऑफ ग्रीस, राइट। सो सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस एंड मॉन्टेनीग्रो ने बल्कान लीग बनाई और उन्होंने युद्ध छेड़ दिया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बल्कान वॉर के छिड़ने से पहले बुल्गारिया अपने आप को 1908 में आजाद कर चुका है, सर्बिया आजाद हो गया, ठीक है, BH बोस्निया वाला रीजन किसने ले लिया, ऑस्ट्रिया ने, ग्रीस आजाद हो चुका है, बीच में रीजन बचा है वो ऑटोमन के पास है। तो बीच में ऑटोमन के पास रीजन बचा है और आसपास ऊपर बुल्गारिया, सर्बिया, अल्बेनिया तो निकलेगा अभी बाहर, नीचे ग्रीस है, तो इन सब ने जो है वो युद्ध छेड़ दिया ऑटोमन के खिलाफ, और ये डिसाइड किया कि जितना भी हम एरिया जीतेंगे आपस में बांट लेंगे। ठीक है, नाउ द बल्कान लीग वाज फॉर्म्ड अंडर रशियन ऑस्पिसीज। रशिया की मदद या रशिया की ब्लेसिंग से ये बल्कान लीग बनी थी। अब इन बल्कान्स के पास इंडस्ट्रियल सपोर्ट तो था नहीं, तो वो रशिया ने ही दिया जितना रशिया के पास था। ठीक है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1912 टू टेक मैसेडोनिया अवे फ्रॉम टर्की, मैसेडोनिया वाला रीजन टर्की से ले लिया जाए, विच वॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अ वॉर विद इटली। अब इटली जो लीबिया वाला रीजन है ना, ठीक है, या अल्जेरिया, नॉर्दर्न लीबिया, नॉर्दर्न अल्जेरिया वाला जो रीजन है, वो था ऑटोमन एम्पायर के पास, और इटली की चढ़ती कला थी इस समय। इटली चाह रहा था कि हम पूरा का पूरा एक्वायर कर लें
अफ्रीका का नॉर्दर्न वाला पार्ट। तो इटली जो है वो बेसिकली टर्की से छीन रहा था ये रीजन्स, क्योंकि इटली का पेनिनसुला के जस्ट नीचे है ये अल्जीरिया वाला रीजन। सो ऑटोमन वहां पर उलझे हुए थे, तो ये राइट समय था दूसरी साइड भी ऑटोमन्स को घेरने का। तो दो फ्रंट वॉर जब भी होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्वियसली। दो फ्रंट वॉर जो है वो एक फ्रंट आपको छोड़ना ही पड़ता है। सो दिस वाज द राइट टाइम। नाउ मॉन्टेनिग्रो ओपनड हॉस्टिलिटीज बाय डिक्लेयरिंग वॉर ऑन टर्की ऑन अक्टूबर 8 1912। सबसे पहले मॉन्टेनिग्रो ने वॉर जो है वो छेड़ दी 8 अक्टूबर 1912 एंड अदर मेंबर्स ऑफ द लीग फॉलोड सूट 10 डेज लेटर। उसके बाद बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया ने 10 दिन बाद यानी 18 तारीख को ज्वाइन कर लिया युद्ध को। बल्कान अलाइज वर सून विक्टोरियस। कुछ समय बाद बल्कान अलाइज जीत भी गए। क्यों? क्योंकि दूसरी मेडिटेरेनियन के दूसरी साइड इटली के साथ युद्ध में बिजी है टर्की, और टर्की जानता है कि यूरोप में हमारा होल्ड छूट चुका है। तो टर्की के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने फाइट तो दी लेकिन जल्दी रिट्रीट कर लिया उन्होंने, ठीक है, सरेंडर भी कर दिया उन्होंने। नाउ लेकिन देखिए, टर्की के दो मुख्य शहर एड्रियोनोपल या जिसको एड्रीन कहा जाता है और कॉन्स्टेंटिनोपल, ये दोनों शहर टर्की को चाहिए थे। कॉन्स्टेंटिनोपल बीइंग द ट्रेडिशनल कैपिटल, पहले तो एड्रियोनोपल रही, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल बनी, लेकिन ये दोनों शहर बहुत ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी टर्की कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा है इन दोनों शहरों के। तो ये दोनों शहर जो है वो टर्की को वापस चाहिए थे, ठीक है। सो इन थ्रेस इज अ रीजन दैट इज किसकी प्रॉक्सिमिटी में, आप कह सकते हैं एड्रियोनोपल की प्रॉक्सिमिटी में। आगे मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। इन सिटीज का नाम ध्यान रखिएगा। थ्रेस, द बल्गेरियन डिफीटेड द मेन ऑटोमन फोर्सेस एडवांसिंग टू आउटस्कर्ट्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको इस्तांबुल कहते हैं प्रेजेंटली, एंड लेइंग सीज टू एड्रियोनोपल, जिसको एड्रीन कहते थे टर्किश, ठीक है। सो बुल्गेरियंस ने थ्रेस वाले रीजन में कॉन्स्टेंटिनोपल और एड्रियोनोपल को ऑलमोस्ट जीत लिया। इन मैसेडोनिया, देखिए मैसेडोनिया नीचे है, बुल्गारिया ऊपर है, ग्रीस नीचे है। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, उस मैप में क्लियर हो जाएगा। बीच में ऑटोमन होगा, बुल्गारिया ऊपर होगा, ग्रीस नीचे होगा, और बुल्गारिया जो है वो थ्रेस वाले रीजन पर अटैक करेगा और एड्रियोनोपल और कॉन्स्टेंटिनोपल पर प्रेशर डालेगा, ठीक है। और नीचे से कौन आएगा? नीचे से आएंगे आपके मैसेडोनियंस, ठीक है, ग्रीक्स आएंगे एक्चुअली। इन मैसेडोनिया द सर्बियन आर्मी अचीव्ड अ ग्रेट विक्ट्री एट कुमानोवो दैट एनेबल्ड इट टू कैप्चर बिटोला। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये सारे सिटीज के नाम ध्यान रखिएगा, मैप में दिखाऊंगा आपको मैं। एंड टू ज्वाइन फोर्सेस विद मॉन्टेनिग्रंस एंड एंटर स्कोप्जे, ये स्कोप्ज। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीक्स मीनवाइल ऑक्यूपाइड सलोनिका, जिसको थेसलोनिकी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं ये सारे शहर, ऑटोमन एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स थे। अभी मैप के माध्यम से आपको इनकी इंपॉर्टेंस में दिखा भी दूंगा। एंड एडवांस्ड ऑन आयोनिया। इन अल्बेनिया द मॉन्टेनेग्रियंस besieged Shkodër and Serbs entered Durrës. The Turkish collapse was so complete that all parties were willing to conclude an armistice on December 3rd, 1912. सो देखिए 3 दिसंबर तक आते आते युद्ध जो है वो खत्म भी हो गया और टर्की ने हाथ भी खड़े कर दिए कि हमसे नहीं लड़ा जा रहा और, ठीक है। अ पीस कॉन्फ्रेंस वाज बिगन इन लंदन। पीस कॉन्फ्रेंस लंदन में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक्सचेकर, चांसलर एक्सचेकर ने बुलाई थी एक्चुअली पीस कॉन्फ्रेंस। बट आफ्टर अ कूदेता, फ्रेंच है ये, कूदेता का मतलब होता है कि कूप हो गया, यानी कि तख्ता पलट कर दिया गया बाय यंग टर्क्स इन द कॉन्स्टेंटिनोपल इन जनवरी 1913। वॉर विद ऑटोमन्स वाज रिज्यूम्ड। सो बेसिकली क्या है कि दिसंबर में ऑटोमन्स ने, तुर्क्स ने जो है वो बोल दिया कि हम हथियार डाल रहे हैं, ट्रीटी कर लीजिए, ठीक है। लंदन में ट्रीटी जो है वो, ट्रीटी का आयोजन किया गया। लेकिन यंग टर्क्स, ये वही जो है वो शक्ति है, मतलब जो मोनार्की है उसके खिलाफ खड़े थे। तो उन्होंने, यानी कि खिलाफत के खिलाफ खड़े थे, उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, कूप कर दिया, ठीक है। उन्होंने म्यूटनी कर दी और वहां पर फिर से जो है वो युद्ध छिड़ गया, यानी कि ऑटोमन फिर से युद्ध में उतर गए। जो पहले ट्रीटी की बात चल रही थी वो पलट गई अब, ठीक है। नाउ अगेन द एलाइज वर विक्टोरियस, फिर से युद्ध हुआ।
अगेन द एलाइज वर विक्टोरियस, आयोनिया फेल टू द ग्रीक्स एंड एड्रियानोपल टू द बुल्गेरियंस। आयोनिया और एड्रियानोपल दोनों जो है वो बुल्गेरियंस को चले गए। अब ये एड्रियानोपल ही चाहिए था एक्चुअली। ये कूप क्यों हुआ था? क्योंकि एड्रियानोपल चाहिए था किसको? टर्की को, जो कि बुल्गेरियंस के पास चला गया। Now, under a peace treaty signed in London on May 30, 1913, the Ottoman Empire lost almost all of its remaining European territory, including all of Macedonia and Albania. So, Macedonia, Albania पूरा का पूरा छूट गया, एड्रियानोपल भी निकल गया हाथ से किसके? ऑटोमन्स के। Now, Albanian independence was insisted upon by the European powers and Macedonia was to be divided among the Balkans. देखिए, अब यहां पर आता है मुद्दा एक और। फर्स्ट बल्कान वॉर क्यों हुआ? फर्स्ट बल्कान वॉर इसीलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया ने बोस्निया वाला रीजन निकाल लिया। तो बाकी जो बल्कान कंट्रीज हैं, बल्कान जो लीग है, उन्होंने सोचा कि ऑटोमन से हम बाकी एरिया भी छीन लेते हैं, यानी मैसेडोनिया, अल्बानिया भी ऑटोमन से हम छीन लेते हैं। तो इसीलिए इन सब ने जो है वो युद्ध छेड़ दिया। लेकिन बड़ी यूरोपियन शक्तियां आ गई, ठीक है, ब्रिटेन आ गया बीच में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि अगर अल्बानिया सर्बिया को मिल गया, ठीक है, अगर अल्बानिया सर्बिया को मिल गया तो एड्रियाटिक सी में कोस्ट या मेडिटेरेनियन में कोस्ट मिल जाएगा सर्बिया को। और अगर मेडिटेरेनियन में कोस्ट सर्बिया को मिल गया तो सर्बिया बड़ी पॉलिटिकल शक्ति, पहले बड़ी इकोनॉमिक शक्ति और फिर बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन सकता है। तो ऐसा ना हो कि एक पॉलिटिकल ध्रुव जो है वो साउथ ईस्टर्न यूरोप में भी बन जाए, यूगोस्लाविया के रूप में जो बना। लेकिन डर था कि वो एक बड़ी पॉलिटिकल शक्ति ना बन जाए, बड़ी इकोनॉमिक शक्ति ना बन जाए। इसीलिए अल्बानिया को आजाद किया जाए, सर्बिया को ना दिया जाए, ये कोशिश की गई यूरोपियन शक्तियों द्वारा। और फाइनली हुआ भी, लंदन की ट्रीटी में अल्बानिया एक अलग देश बना। लेकिन जो मैसेडोनिया वाला रीजन छीना था ना ऑटोमन से, उसको आपस में बांट लिया गया। उसको कुछ सर्बिया को दिया गया, कुछ बुल्गारिया को दिया गया और कुछ ग्रीस को दे दिया गया। अब यहां पर ये जो बंटवारा हुआ है ऑटोमन एम्पायर का, ये फिर से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। सर्बिया खुश नहीं था क्योंकि उसको अल्बानिया नहीं मिला। बुल्गारिया खुश नहीं था क्योंकि उसको उतना बड़ा हिस्सा मैसेडोनिया का नहीं मिला जितना वो चाहता था। और ज्यादा हिस्सा मैसेडोनिया को किसको दे दिया गया? सर्बिया को। ठीक है, तो अब ये कारण बना सेकेंड बल्कान वॉर का। क्यों? क्योंकि बल्गेरिया एंड सर्बिया वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे किससे? जो फर्स्ट बल्कान वॉर का रिजल्ट निकला था और जो बड़ी यूरोपियन शक्तियों ने जो हस्तक्षेप किया था उससे भी वो खुश नहीं थे। ठीक है, तो आइए यही सारी घटनाएं अब हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं। सो ये पहला मैप देखिए, ये पहला मैप है बल्कान वॉर के शुरू होने से पहले का। ठीक है, इसमें आपको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको रोमेन, देखिए सबसे पहले तो ऑटोमन एम्पायर क्लियर कर लेते हैं। ये आपको येलो कलर का जो है वो ऑटोमन एम्पायर क्लियर नजर आ रहा है। ऑटोमन एम्पायर एशिया में भी है और फिर यूरोप में भी एंटर कर रहा है। और यूरोप में देखिए ऑटोमन एम्पायर के जस्ट ऊपर बुल्गारिया आजाद, सर्बिया आजाद, बोस्निया ऑस्ट्रिया कंट्रोल में, मोंटेनिग्रो आजाद हो गया और ऑटोमन के नीचे ग्रीस। ठीक है, सो बेसिकली झगड़ा क्या था पहली बल्कान वॉर का? कि ये जो ऑटोमन एम्पायर का रीजन है ये बल्कान कंट्रीज आपस में बांट लें। और बल्कान रीजन एक्चुअली कहा किसे जाता है, या बल्कान पेनिजुला एक्चुअली कहा किसे जाता है? ये बोस्निया से लेकर दिख रहा है ना आपको, हंगरी के नीचे बोस्निया से लेकर बुल्गारिया और नीचे ग्रीस का जो पेनिजुला है, इस पूरे रीजन को बल्कनीज या बल्कान पेनिजुला कहा जाता है। और जो बल्कान माउंटेन रेंज है वो बुल्गारिया के बीचों बीच निकलती है इस तरह। ठीक है, तो यहां पर ऑटोमन एम्पायर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो देखिए बोस्निया तो हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में आ गया। इससे सर्बिया हो गया परेशान क्योंकि सर्बिया को बोस्निया चाहिए था। सर्बिया के पास देखिए कोस्ट लाइन नहीं है अभी। ठीक है, तो सर्बिया ने यह सोचा कि अगर हम ऑटोमन पर अटैक कर दे तो सर्बिया के पास कोस्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है, बुल्गारिया को यह था कि बल्गारिया ये दक्षिण वाला पार्ट, अगर ऑटोमन वाला पार्ट जीत लेता तो बुल्गारिया के पास भी कोस्ट लाइन आ जाएगी और ग्रीस को मैसेडोनिया का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द पॉलिटिकल कंडीशन बिफोर द फर्स्ट बल्कान वॉर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी सेम मैप को, यही सेम मैप है, ठीक है, बट
अभी बॉस्निया वाला रीजन ऑस्ट्रिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी ने बॉस्निया अपने कंट्रोल में ले लिया। सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ऑटोमन एम्पायर यहां पर आपको क्लियर नजर आ रहा है, राइट। सर्बिया के पास कोस्ट लाइन नहीं है, बुल्गारिया के पास जो एथेनियन सी है इसमें कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है, और किंगडम ऑफ ग्रीस है। अब ये ऑटोमन एम्पायर को आपस में बांटने को तैयार है। कौन कौन? द बल्कान लीग ऑफ मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, बुल्गारिया एंड ग्रीस। ठीक है, अब देखते हैं युद्ध का कोर्स। अब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शहर बताए थे, आइए उसमें। अब ये है, देखिए वो बीच में जो ऑटोमन एम्पायर का एरिया था, इसमें अब एक करके देखिए बल्गेरिया के नीचे देखिएगा आपको क्लियरली जो है वो एड्रीन और क्या बोलते हैं, एड्रियानोपल, और उसके अलावा आपको आगे बढ़ते हुए इस्तांबुल भी नजर आ जाएगा। ठीक है, सर्बिया के नीचे बढ़ेंगे आप तो आपको सर्बिया के नीचे, खासकर मोंटेनिग्रो के नीचे आपको स्क्वाडर नजर आ जाएगा। ठीक है, ग्रीस के ऊपर आपको बिटोला नजर आ जाएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट शहर थे। ठीक है, ग्रीस के जस्ट ऊपर आपको थेसलोनिकी नजर आ जाएगा। तो इस मैप को आप, इन सभी मैप्स का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। मैं साइड में जब खड़ा होता हूं तो आपका काम होता है स्क्रीनशॉट लेने का। तो ये युद्ध का कोर्स है, इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट शहर कौन सा कहां है ये दिखाना चाहता था बस। ठीक है, और एक क्लोज लुक आपको मिल जाए जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऊपर देखिए सर्बिया अटैक कर रहा है, बुल्गारिया अटैक कर रहा है, नीचे से ग्रीस अटैक कर रहा है, मोंटेनिग्रो अटैक कर रहा है। ठीक है, हर डायरेक्शन से ऑटोमन पर अटैक है। ठीक है, अब ये अगला मैप देखिए। सो दिस इज द मैप ऑफ फर्स्ट बल्कान वॉर। अब इसमें टाइमलाइन है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट। लेफ्ट से शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर 1912 मोंटेनिग्रो डिक्लेयर्स वॉर ऑन टर्की। 28 नवंबर 1912 अल्बेनिया डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस। अल्बेनिया अपने आप को आजाद घोषित करता है। ठीक है, 18 अक्टूबर 1912 इटली एंड टर्की मेक पीस। खैर ये वाला पार्ट हम किसी और सेशन में पढ़ेंगे, इटली और टर्की का युद्ध। मैंने आपको बताया ना जब मैं स्पेसिफिकली टर्की के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा 17 अक्टूबर, ऊपर देखिए 17 अक्टूबर 1912 सर्बिया एंड बल्गेरिया एट वॉर विद टर्की। 3 नवंबर 1912 से 26 नवंबर 1913 बल्गेरिया एंड सर्बिया कैप्चर एड्रियानोपल। और 18 अक्टूबर 1912 ग्रीस डिक्लेयर वॉर ऑन टर्की। तो ये बेसिकली कुछ टाइमलाइन है और आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो बाकी के मैप से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए आई गेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो मैप है ना, दिस इज द बल्कान्स आफ्टर द फर्स्ट बल्कान वॉर। पहली बल्कान वॉर के बाद की क्या कंडीशन है। ठीक है, सो पहली बल्कान वॉर के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं। वैसे ये सर्बिया को कोस्टलाइन दे दी गई है। ये मैप यहां पर थोड़ी सी गलती है, सर्बिया के पास कोस्टलाइन नहीं गई थी। ठीक है, आगे आने वाले मैप में वो क्लियर कर दूंगा मैं। सो देखिए बीच में ऑटोमन एम्पायर खत्म। ठीक है, बल्गेरिया नीचे एजिन सी तक आ गया। ठीक है, सर्बिया को मिल गया काफी बड़ा हिस्सा, किसका, मैसेडोनिया का। ग्रीस को मिल गया मैसेडोनिया का हिस्सा। अल्बेनिया आजाद हो गया, मोंटेनिग्रो को काफी हिस्सा मिल गया, और बॉस्निया तो ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्रोल में है। ये जो सर्बिया को कोस्टलाइन है ना, ये कुछ समय तक थी, याद रखिएगा ये थी, ऐसा नहीं कि मैप एंटायरली गलत है। ये कोस्टलाइन सर्बिया के पास कुछ समय तक थी, लेकिन फिर उससे छीन ली गई थी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मैप देखिए। नाउ दिस इज द मैप ऑफ द ट्रीटी ऑफ लंदन। ये है ट्रीटी ऑफ लंदन का मैप। ठीक है, इस ट्रीटी में क्लियरली आप देख सकते हैं कि अल्बेनिया अलग हो गया। ठीक है, मोंटेनिग्रो अलग बना दिया गया, ऊपर सर्बिया, ये मैसेडोनिया की बाउंड्री आपको नजर आ रही है, वो बल्गेरिया, और नीचे ग्रीस। ठीक है, और ये नेक्स्ट जो मैप है, दिस इज द मैप ऑफ ट्रीटी ऑफ बुकारेस्ट। ठीक है, इसमें देखिए सर्बिया कंप्लीट, बुल्गारिया कंप्लीट, ग्रीस को मैसेडोनिया का बड़ा हिस्सा मिला, टर्की को एड्रियानोपल वापस मिल चुका है। ये ट्रीटी ऑफ बुकारेस्ट जो है वो आफ्टर सेकंड बल्कान वॉर आई है। ठीक है, एड्रियानोपल टर्की को वापस मिल चुका है। अल्बेनिया देखिए अब कोस्टलाइन सर्बिया से छीन ली गई है। सो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बुकारेस्ट कोस्टलाइन सर्बिया से ले ली गई थी, और मोंटेनिग्रो और ऊपर बॉस्निया आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये बुकारेस्ट की ट्रीटी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये मैप है बुकारेस्ट की ट्रीटी का। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड बल्कान वॉर। ठीक है, सो फर्स्ट बल्कान वॉर को कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट बल्कान वॉर से क्या हुआ, बेसिकली ऑटोमन एम्पायर यूरोप से खत्म। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर की जितनी भी होल्डिंग्स थी, यानी
अल्बेनिया और मैसेडोनिया को बांट लिया गया बल्कान कंट्रीज द्वारा। अल्बेनिया को आजाद कर दिया, कुछ हिस्सा मैसेडोनिया को ग्रीस का मिला, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कुछ हिस्सा मैसेडोनिया का ग्रीस को मिला, कुछ हिस्सा मैसेडोनिया को सर्बिया को, और कुछ हिस्सा जो है वो मिला बुल्गारिया को। लेकिन बुल्गारिया एंड सर्बिया वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे, क्योंकि सर्बिया को चाहिए था अल्बेनिया और बुल्गारिया को चाहिए था और हिस्सा मैसेडोनिया का। इसी वजह से छिड़ा सेकंड बल्कान वॉर। ठीक है, देखिएगा सेकंड बल्कान वॉर में पहला पॉइंट देखिए, दिस वाज फॉट अगेंस्ट बुल्गारिया बाय ग्रीस, रोमानिया, टर्की एंड सर्बिया। ये सेकंड बल्कान वॉर लड़ा गया बुल्गारिया के खिलाफ ग्रीस, रोमानिया, टर्की और सर्बिया मिलकर, राइट। फर्स्ट बल्कान वॉर ऑटोमन यानी टर्की के खिलाफ लड़ा गया था बुल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और ग्रीस के द्वारा। ठीक है, अब इस बार बुल्गारिया क्यों? बिकॉज बुल्गारिया वाज नॉट हैप्पी बाय द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट बल्कान वॉर, इसीलिए वो अब सबका एरिया छीनना चाहता था। तो जब वो सबका एरिया छीनने निकलेगा तो किस किस को खतरा है? ग्रीस को खतरा है, रोमानिया को खतरा है क्योंकि रोमानिया जस्ट ऊपर है बुल्गारिया के, टर्की को खतरा है क्योंकि टर्की को एड्रियानोपल वापस चाहिए, और कॉन्स्टेंटिनोपल पे खतरा है टर्की को, और सर्बिया को खतरा है। नाउ अब देखते हैं कोर्स ऑफ वॉर क्या रहा। बुल्गारिया अटैक्ड सर्बिया बिकॉज इट वाज अनहैप्पी विद मोस्ट ऑफ मैसेडोनिया बीइंग गिवन टू सर्बिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट बल्कान वॉर। तो ये मैंने आपको बताया ही, ठीक है। बुल्गारिया वाज नॉट हैप्पी because most of the part of Macedonia was given to Serbia. Now, after its defeat, अब वो सर्बिया को क्यों दिया गया? क्योंकि सर्बिया को खुश रखना था, क्योंकि सर्बिया को कोस्टल लाइन नहीं दी गई थी, इसलिए सर्बिया को खुश करने के लिए मैसेडोनिया का काफी बड़ा हिस्सा दे दिया गया था। और एक कॉन्फ्लिक्ट बनाकर रखना चाहती थी बड़ी यूरोपियन शक्तियां, ठीक है। ऐसे ही नहीं बारूद का डब्बा कहा जाता था, एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहना चाहिए ताकि ये सब जुड़कर एक बड़ी शक्ति ना बन जाए। अगर ये सब जुड़कर एक बड़ी शक्ति बन गए ना, तो सोच के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है बल्कान्स का। अगर बल्कान्स एक बड़ी शक्ति बन जाते हैं, अगर कोई एक ऐसा लीडर या ऐसी कोई एक पॉलिटिकल एसोसिएशन या कई सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस जुड़कर अगर जोड़ देते हैं किसको? बल्कान को, पूरे रीजन को, राइट। तो मेडिटेरेनियन एज वेल एज रेड सी, ठीक है, और पर्शियन गल्फ, इन सारे ट्रेड पर मोनोपोलाइजेशन कर सकता है कौन? बैठा बैठा खुद ही, कौन? बल्कान रीजन, बल्कान कंट्री, या जो भी वहां पर शक्ति डेवलप होती। तो इससे होता ये कि जितनी भी यूरोपियन शक्तियां रिच हुई हैं, किससे रिच हुई हैं? क्योंकि वो अटलांटिक और फिर इंडियन ओशियन को, अफ्रीका को पार करके जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड से जुड़ी, उस ट्रेड से बहुत आसानी से जुड़ जाती ये बल्कान, जो भी बल्कान कंट्री बनती, अगर वो स्ट्रॉन्ग कंट्री बनती तो उनका मिलिटराइज्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंपीरियलाइज्ड होने की जो है वो क्षमता बढ़ जाती, और वो बहुत आसानी से, अगर कोई बड़ी शक्ति बनती और वो इकोनॉमिकली ग्रो करती, तो बहुत आसानी से अफ्रीका को ओवरपावर कर सकती थी, ठीक है। इसलिए टर्की के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बनाकर रखा। अगर टर्की से भी जुड़ जाते वो, अगर मान लीजिए स्लेविक कंट्रीज या बल्कान कंट्री टर्की से हाथ मिला लेती, और टर्की फिर फर्दर पर्शिया से हाथ मिला लेता, पर्शिया अफगानिस्तान से हाथ मिला लेता, क्योंकि ये सारे मुस्लिम्स है, राइट। तो भारत तक के साथ जो है वो ट्रेड उनका आसानी से जुड़ जाता, और अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी में सब में कोस्ट लाइन अवेलेबल हो जाती ट्रेड करने के लिए, मेडिटेरेनियन में कोस्ट लाइन अवेलेबल हो जाती। और रशिया को कोस्ट लाइन नहीं मिल रही थी, तो रशिया तो चुपचाप इनसे हाथ मिला लेता, ठीक है। जर्मनी को कोस्ट लाइन नहीं मिल रही थी, जर्मनी चुपचाप इनसे हाथ मिला लेता, ठीक है, क्योंकि जो जर्मन भाषा है वो भी कहीं ना कहीं स्लेविक भाषा से जुड़ रही है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन रूट्स हैं वहां पर। खैर उसमें नहीं जाएंगे, बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो बन ही जाता ना। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियां हैं, ब्रिटेन और फ्रांस और यूएस, उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती। इसलिए बल्कान को एक साथ जोड़ना, बल्कान अगर जुड़ जाए, एक बड़ी शक्ति बन जाए, तो कई सारे तरीकों से खतरा, कई सारे मतलब एंगल्स से खतरा है। किसके लिए? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं उनके लिए, ठीक है। सो सेकेंड बल्कान वॉर में देखिए, बुल्गारिया अटैक्ड सर्बिया because it was unhappy with most of Macedonia being given to Serbia at the end of first Balkan War. सर्बिया पर बुल्गारिया ने अटैक किया, और रशिया ने सर्बिया का खुलकर सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि रशिया को धमकी थी जर्मनी की कि अगर हम जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करेगा, लेकिन ये कंडीशन पहले थी। अब सेकेंड बल्कान वॉर में ऑस्ट्रिया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो रशिया को कौन रोक रहा है सर्बिया की मदद करने में? नहीं रोक रहा ना, रशिया को रोक रहा है ब्रिटेन,
क्योंकि रशिया को यह नजर आ गया था कि हमें अपनी मिलिट्री को, हमें अपनी जो मतलब इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन दे रहा है? सबको ब्रिटेन दे रहा है। तो रशिया ब्रिटेन के साथ जुड़ा, जब तक रशिया ब्रिटेन के साथ जुड़ा है तब तक रशिया सर्बिया का साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर सर्बिया या अगर बल्कान कंट्री कोई बड़ी शक्ति उभर आई तो जो मतलब शिफ्ट ऑफ पावर है या जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न यूरोपियन यानी कि ऑटोमन साइड फिर से झुक जाएगा। ठीक है, तो काफी गहरी जो है वो पॉलिटिक्स यहां पर चल रही थी। ठीक है, खैर नेक्स्ट देखिएगा। Now Bulgaria attacked Serbia because it was unhappy with most of Macedonia being given to Serbia at the end of First Balkan War. After its defeat in war, Bulgaria lost all territory it had gained from the First Balkan War. ठीक है, सेकेंड बल्कान वॉर में बल्गेरिया हार गया, क्योंकि हारना ही था, आस पड़ोस से सबने घेर लिया उसे। Now Germany had restrained Austria-Hungary from militarily helping Bulgaria. अब देखिए यहां पर खेल क्या है। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो सर्बिया का दुश्मन कौन है? बल्गेरिया फिलहाल। तो ये सेंस बनता है ना कि ऑस्ट्रिया हंगरी बल्गेरिया की मदद कर दे। लेकिन जर्मनी जो पहले ऑस्ट्रिया हंगरी को खुला हाथ दे रहा था कि तुम सर्बिया पर अटैक करो या सर्बिया के साथ तुम लड़ो, हमारा सपोर्ट है, जब रशिया को धमकाने की बात आई थी फर्स्ट बल्कान वॉर में या उससे पहले जब अनेक्स किया था बोस्निया। लेकिन अब जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया को रोक रहा है कि ना 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 मत लड़ो, अभी मत लड़ो। ऐसा क्यों? मैंने बोला ना, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ झुका रहना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंग्लो जर्मन रिलेशन अभी रिपेयर हो रहे थे। क्योंकि जर्मनी एंग्लो जर्मन रिलेशंस जो है वो अभी रिपेयर हो रहे थे इस समय 1912-1913 के आसपास। ये बात जो है वो काफी लोगों ने, मैं आप आगे इतिहासकारों का नाम बताऊंगा, उन्होंने ये बात डॉक्यूमेंट करी है। इस समय एंग्लो जर्मन रिलेशंस रिपेयर हो रहे थे, इसलिए जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को रोक दिया कि नहीं नहीं अभी मत, बल्गेरिया का साथ मत दो अभी। ठीक है, नाउ ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड हैड नॉट कम टू द एड ऑफ सर्ब्स। ब्रिटेन जिसने फर्स्ट बल्कान वॉर में ट्रीटी करवाई थी और सर्बिया को मैसेडोनिया दिलवाया था, ब्रिटेन जो है वो सर्ब्स की मदद करने नहीं आया। ठीक है, क्यों आता? क्योंकि ब्रिटेन का मैंने पूरा प्लान आपको बताया ना, सर्बिया अगर मजबूत हो गया, जर्मनी भी जुड़ जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी इटली रशिया सब जुड़ जाएंगे और ये एक अलग जो है वो टीम बन जाएगी। तो बल्कान्स को कमजोर रखना जरूरी है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझें, ये जो बल्कान रीजन और फिर टर्की वाला जो ये रीजन है ना, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली, कल्चरली, हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज देखिएगा। ब्रिटेन ने सर्ब्स का साथ नहीं दिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को रोक लिया कि बल्गेरिया का साथ नहीं देना। जर्मनी टुक दिस एज अ साइन ऑफ ब्रिटिश डिटैचमेंट विद रशियंस। अब देखिए, कई इतिहासकारों ने इस तरह डॉक्यूमेंट किया है कि ब्रिटेन ने जो सर्ब्स का साथ नहीं दिया, और सर्ब्स जो है वो रशियंस के साथ हैं, और अगर ब्रिटेन रशिया को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा है 1910 के बाद या 1907 के बाद एक्चुअली, और सर्ब्स की मदद करने नहीं उतरा ब्रिटेन, सो दैट मींस ब्रिटेन अगली बार भी युद्ध में रशिया का साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो एक अलग आइलैंड में है, और यूरोपियंस के अंदर ये समझ थी, ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ब्रिटेन अपने आप को मेनलैंड यूरोप के झगड़ों से दूर रखता है ताकि उनके खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कोई समस्या ना बने, बाधा ना बने, इसलिए मोस्टली वो अपने आप को दूर रखते हैं। तो जब सेकेंड बल्कान वॉर में ब्रिटेन नहीं उतरा तो जर्मनी को ऐसा लगा कि ब्रिटेन रशिया की मदद करने कभी नहीं आएगा, आगे भी नहीं आएगा। ये ब्रिटेन का पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ब्रिटेन ने जो ट्रीटी करी थी उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। फ्रांस और जर्मनी को कहा था, फ्रांस और रशिया को कहा था कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे युद्ध में, जरूरी नहीं कि हम आपकी मदद करें, लेकिन हम आप पर अटैक भी नहीं करेंगे। ट्रीटी में यह बात थी, ये पॉइंट था। तो जर्मनी ने यहां पर गलत समझ लिया, जर्मनी ने यह मिसकैलकुलेशन कर दी कि रशिया का साथ जो ब्रिटेन ने नहीं दिया है सेकेंड बल्कान वॉर में सर्बिया का साथ देने के लिए, तो वो आगे भी रशिया के साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि जर्मनी को क्या सिचुएशन थी, जर्मनी की प्रॉब्लम ये थी ना कि जर्मनी अपने आप को घेरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि इधर से रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने आपस में अलायंस क्रिएट कर लिया था, और इधर से सर्बिया वाले रीजन में रशिया साथ दे रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी को रोक के रखा हुआ है, और ब्रिटेन भी अपना हस्तक्षेप कर रहा है वहां पे। तो जर्मनी को यह लग रहा था कि अगर ब्रिटेन ने सर्बिया का साथ दे दिया, इधर रशिया
और इधर फ्रांस और इधर ब्रिटेन तो है ही, सब जो है वो घेर लेंगे हमें, और हम कैसे बनेंगे फिर ग्लोबल सुपर पावर, है ना। तो ये जर्मनी इस डर में था कि हमें एनसर्कल ना कर लिया जाए। लेकिन जब ब्रिटेन ने साथ नहीं दिया तो जर्मनी को लगा, जर्मनी टुक दिस एज अ साइन ऑफ ब्रिटिश डिटैचमेंट विद द रशियंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड बल्कान वॉर वॉज अ स्ट्रॉन्गर सर्बिया विच वॉज नॉट डिटरमाइंड टू इंस्टिगेट क्रोएट्स एंड सर्ब्स of the Habsburg Empire for realization of the goal of Yugoslavia। सेकेंड बल्कान वॉर के बाद बल्गेरिया को हराकर बल्गेरिया ने जितना ऑटोमन एम्पायर का रीजन जीता था वो सारा का सारा रीजन जो है वो सर्बिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया और एक ग्रेटर सर्बिया बना। और अब जो ग्रेटर सर्बिया है वो अब जीत हुई है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ा है, रशिया साथ में था तो वो कह रहे थे युगोस्लाविया बनाएंगे हम। तो युगोस्लाविया का मतलब है, लिटरल मतलब है सदर्न स्लेविक रीजन, सदर्न स्लेविक कंट्री, ठीक है। तो युगोस्लाविया बनाएंगे। अब इस युगोस्लाविया के साथ टर्की और रशिया और जर्मनी सब हाथ ना मिला लें, यही तो खतरा ब्रिटेन को है ना, कि ऐसा ना हो कि ये लोग अपना अलग बिजनेस खोल लें और हमारी, क्योंकि भारत में जो है वो नेशनलिस्टिक माहौल पूरा चरम पे था। गांधी जी जो है वो पूरा धुआंधार, मतलब अभी गांधी जी तो नहीं आए थे लेकिन कहने का मतलब कि भारत भी नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। और ब्रिटेन ने ये ट्रेंड तो देख लिया था डीकोलोनाइजेशन का, क्योंकि ऑटोमन से ये हट गए थे, मतलब बल्कान आजाद हो गए थे। तो ब्रिटेन के लिए खतरा तो था ही कि ऐसा ना हो कि भारत भी आजाद हो जाए। भारत आजाद हो गया, ठीक है। उसके अलावा मतलब अफगानिस्तान और पर्शिया और ऑटोमन ये सारे, अरेबिया वगैरह जुड़ जाएं, रशिया ना जुड़ जाए, बल्कान ना जुड़ जाए और ये अपना खुद का इकोनॉमिक सिस्टम ना बना ले। ये खतरा था ब्रिटेन को और यूएस को, ठीक है। खैर, in response Austria-Hungary vowed to crush any Serbian effort to undermine its authority in Balkan। अब सेकेंड बल्कान वॉर के बाद सर्बिया बड़ी शक्ति उभर कर आया और साथ में ऑस्ट्रिया ने भी यह ठान लिया कि अगर सर्बिया किसी भी तरह की हरकत करता है तो ऑस्ट्रिया को हम क्रश करेंगे। सर्बिया को रशिया का सपोर्ट है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी का सपोर्ट है और ब्रिटेन बैठा है पीछे। ब्रिटेन अभी तक पक्का नहीं है, वो दे सकता है साथ, नहीं भी दे सकता है साथ। जर्मनी को ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन साथ नहीं देगा रशिया का, ठीक है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से जो है वो जर्मनी इतना खासा डरता नहीं है, ब्रिटेन से डरता है, ठीक है। क्योंकि फ्रांस, वैसे फ्रांस एक बड़ी शक्ति है और फ्रांस जो है वो समस्या खड़ी कर सकता है ब्रिटेन के लिए, जर्मनी के लिए। लेकिन जर्मनी भी, क्योंकि जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली है, ये तीनों सेंटर में मौजूद हैं। और अगर ब्रिटेन साथ ना दे और रशिया को जो है वो जर्मनी आराम से धमका लेता है और उसको मजबूर कर देता है कि तुम न्यूट्रल रहो, जर्मनी को ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं एज लॉन्ग एज ब्रिटेन पार्टिसिपेट ना करे। अगर ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट कर लिया तो रशिया भी गुंडा बन जाएगा, तब तो फ्रांस भी गुंडा बन जाएगा और तब जर्मनी की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस मैप में देखिए, नाउ दिस वाज द मैप ऑफ यूरोप बिफोर द सेकेंड बल्कान वॉर। लेकिन इसमें मैं आपको ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, देखिए पहले कंट्रीज देख ली, ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी, बोस्निया वाला रीजन ऑस्ट्रिया हंगरी के पास है, ठीक है। इधर रशिया है, रशिया के नीचे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया आजाद हो गया, सर्बिया है, नीचे ग्रीस है और ऑटोमन एम्पायर है, बीच में बल्गेरिया है, ठीक है। अब ये जो बीच में ब्राउन वाला पार्ट है ना, ये मैसेडोनिया है, ठीक है। मैसेडोनिया का कुछ हिस्सा सर्बिया के पास, कुछ हिस्सा ग्रीस के पास, कुछ हिस्सा अल्बेनिया के पास और बाकी हिस्सा बल्गेरिया के पास। अब इस रीजन पर झगड़ा है, ये रीजन बल्गेरिया को चाहिए, ठीक है। और ये रीजन सर्बिया छोड़ना नहीं चाहता, ग्रीस छोड़ना नहीं चाहता, अल्बेनिया छोड़ना नहीं चाहता। इसी के ऊपर डिस्प्यूट है और इसी के ऊपर युद्ध छिड़ा, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप तुरंत जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें मैप का। नेक्स्ट देखिए, अब एक मैप ये है, इस मैप में घटनाएं जो है वो लिस्ट करी हुई हैं। देखिए 30 मई 1913 ट्रीटी ऑफ लंदन एंड्स फर्स्ट बल्कान वॉर, ये 30 मई को ट्रीटी ऑफ लंदन हुई। अब देखें आगे क्या हुआ। 30 जून 1913 बल्गेरिया अटैक सर्बिया एंड ग्रीस। 30 जून को, मई के बाद जून, यानी एक ही महीने बाद बल्गेरिया ने अटैक कर दिया, ठीक है। 10 जुलाई 1913 रोमेनिया डिक्लेयर्स वॉर ऑन बल्गेरिया। 12 जुलाई 1913 टर्की अटैक्स बल्गेरिया और सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ग्रीस तो युद्ध में उलझ ही जाएंगे फिर ओवर द पीरियड, ठीक है। सो एक ये मैप है। अब अगला मैप देखिए, अब ये युद्ध के कोर्स का मैप है, ठीक है। तो जब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा ना आगे माइक्रो एनालिसिस में, तब इन मैप्स को लेकर आऊंगा और तब मैं आपको वॉर फ्रंट कैसे लड़ा गया वो सब समझाऊंगा। लेकिन यहां पर केवल एक बेसिक मैं देना चाह रहा हूं कि देखिए बल्गेरिया के ऊपर रोमेनिया, इधर सर्बिया, अल्बेनिया। अब देखिए सर्बिया के पास कोस्ट लाइन नहीं है,
ठीक है, मोंटेनिग्रो, अल्बेनिया, नीचे ग्रीस और इधर ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर अटैक कर रहा है, ऑटोमन एम्पायर एड्रिनोपल, एड्रीन, ठीक है। ग्रीस अटैक कर रहा है, सर्बिया अटैक कर रहा है, बुल्गारिया इवेंचुअली हार जाएगा ये युद्ध। इस मैप को आप जो है वो डाउनलोड कर, नॉट डाउनलोड बट स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये लास्ट मैप है, देखिए ये रहा, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड बल्कान वॉर। अब ये जो बीच वाला रीजन है ना, देखिए सर्बिया दिख रहा है आपको, सर्बिया ने, बुल्गारिया ने जो ऑटोमन एम्पायर से एरिया छीना था, वो जो ये जो ग्रीन और रेड वाला पार्ट है ये ले लिया गया बुल्गारिया से और ये सर्बिया ने अपने पास जोड़ लिया। जो येलो वाला रीजन है मैसेडोनिया का, ये जोड़ लिया ग्रीस ने अपने पास, ठीक है। और ऑटोमन एम्पायर ने कुछ एरिया जो है वो, या टर्की ने कुछ एरिया एक्वायर कर लिया। सो दैट मींस बुल्गारिया लॉस्ट टेरिटरी एंड टेरिटरी वाज गेन्ड बाय सर्बिया, ग्रीस एंड ऑटोमन एम्पायर और टर्की, ठीक है। सो दिस वाज द सेकेंड बल्कान वॉर। सो सेकेंड बल्कान वॉर के बाद क्या सिचुएशन है? सेकेंड बल्कान वॉर के बाद सर्बिया मजबूत है, एक बड़ा राष्ट्र बनने जा रहा है, बुल्गारिया जो है वो कमजोर हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की दुश्मनी एकदम सिरे की है, सर्बिया और रशिया की दोस्ती। अगर ऑस्ट्रिया और सर्बिया की दुश्मनी है तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ है, और ब्रिटेन का भी कंफर्म नहीं है कि वो युद्ध में उतरेगा या नहीं उतरेगा, और फ्रांस से अभी तक कुछ पूछा नहीं गया, फ्रांस ने केवल ब्रिटेन के साथ अलायंस कर रखा है, ठीक है। और इटली और टर्की जो आपस में लड़ रहा है, और ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटांट हमें पता है, ठीक है। रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन ट्रिपल एंटांट, और इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी ट्रिपल अलायंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड बल्कान वॉर और उसके रिजल्ट्स। अब देखते हैं युद्ध जो विश्व युद्ध है वो क्यों छिड़ा। अब विश्व युद्ध के छिड़ने के पीछे के अन्य जो इमीडिएट कारण हैं, ठीक है। देखो पहले हमने मेन कारण समझे, MAIN, फिर हमने समझे पॉलिटिकल कारण 20th सेंचुरी के, लेकिन अब देखते हैं इमीडिएट कारण, व्हाट वाज द स्पार्क। वो स्पार्क क्या थी जिसकी वजह से छिड़ा? तो वो स्पार्क थी एक पॉलिटिशियन की हत्या की गई जब, ठीक है। सो आइए देखिए। Now, into this tense atmosphere of mutual dislike and mistrust, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। Into this tense atmosphere of mutual dislike and mistrust stepped the heir to the Austro-Hungarian throne. Heir मतलब बाल वाला हेयर नहीं है, ये उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन का उत्तराधिकारी है, यानी कि अगला जो है वो किंग बनने वाला है, और फिलहाल वो आर्च ड्यूक है, आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी, ठीक है। सो आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी बोस्निया में, मतलब जितने भी दंगे हो रहे हैं ना उनको शांत करने के लिए वो माहौल देखने के लिए गए थे, क्योंकि युद्ध छिड़ा था तो बोस्निया में भी सेकेंड बल्कान वॉर हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुल्गारिया में युद्ध छिड़ रहा था। अगर युद्ध का माहौल है तो उस युद्ध के माहौल का फायदा उठाकर जितने अन्य पॉलिटिकल या प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अपने मुद्दे जो हैं वो सुलटाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स बोस्निया में भी हिंसा हुई ही थी, ठीक है। तो उस हिंसा के जो जितने भी घायल थे उन लोगों का जायजा लेने के लिए गए थे ये कौन? ऑन जून 28, 1914 द कपल पेड अ स्टेट विजिट टू साराहेवो। साराहेवो इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया। ये सारा जेवो पढ़ सकते हैं, वैसे हेवो पढ़ते हैं इसे, ठीक है। साराहेवो द कैपिटल ऑफ बोस्निया। The royal pair was shot at point blank range as they rode through the streets of Sarajevo in an open car. अब देखिए इनका डेलीगेशन जा रहा था, एक गाड़ी नहीं थी, 3-4 गाड़ियां थी, और बोस्निया में माहौल जो है वो क्रांतिकारियों का था। भारत के क्रांतिकारियों को जिस तरह अंग्रेजों ने टेररिस्ट कहा है, बोस्निया के क्रांतिकारियों को भी टेररिस्ट कहा है कई हिस्टोरियंस ने, ठीक है। लेकिन टेररिस्ट जो है, मैंने बोला ना, रिलेटिव टर्म है। जो आपके लिए क्रांतिकारी है वो दूसरे के लिए टेररिस्ट हो सकता है, जो आपके लिए टेररिस्ट है वो दूसरे के लिए क्रांतिकारी हो सकता है, रेवोल्यूशनिस्ट हो सकता है, ठीक है। सो बेसिक माहौल ये था कि जो बोस्निया है उसको कब्जा कर लिया था ऑस्ट्रिया ने, तो बोस्निया के जो लोग हैं वो आजाद होना चाहते थे, या तो कुछ लोग सर्बिया के साथ जुड़ना चाहते थे, ठीक है। तो बोस्निया में इस तरह की बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज, प्रेशर ग्रुप्स मौजूद थे जो ऑस्ट्रिया की एरिस्टोक्रेसी से या ऑस्ट्रिया की रूलिंग एलिट से दुखी थे और उनको असैसिनेट करने के चक्रों में लगे रहते थे। तो जब आर्च ड्यूक साराहेवो की सड़कों पर ओपन गाड़ी में घूम रहे थे तो किसी ने उन पर बम फेंक दिया,
और बम उनकी गाड़ी को मिस किया और उनके उनके पीछे जो उनके गार्ड्स की गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी पर गिरा और वो गाड़ी फट गई। ठीक है, सो इससे ये बात क्लियर हो गई तो कि आर्च ड्यूक की जान को खतरा तो है ही, उनको मारा जा सकता है। लेकिन आर्च ड्यूक इतने बहादुर या बेवकूफ, बहुत फाइन लाइन होती है बेवकूफी और बहादुरी में, आर्च ड्यूक जो है वो वापस चले गए घायलों का जायजा लेने हॉस्पिटल। और ये बात सभी रेवोल्यूशनिस्ट या टेररिस्ट, ठीक है मैंने बोला ना पॉइंट ऑफ व्यू, अब उन बॉस्नियन लोगों के लिए तो वो रेवोल्यूशनिस्ट हैं, ठीक है, ऑस्ट्रियन हंगेरियन या ब्रिटेन के लिए तो वो टेररिस्ट हैं। ठीक है, तो जितना भी वहां पर जो भी दंगई थे, दंगई कहेंगे हम उन्हें, ठीक है, न्यूट्रल टर्म रहेगी। अब वो दंगा जो है वो रेवोल्यूशन करने के लिए हो, टेररिज्म करने के लिए हो, वो बाद की बात है। लेकिन दंगई जो थे उनको पता था कि आर्च ड्यूक बाहर खुले घूम रहे हैं और ओपन गाड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है, कैब्रियोले में घूम रहे हैं वो, और किसी ने उनको और उनकी वाइफ को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। पॉइंट ब्लैंक यानी क्लोज रेंज में शूट कर दिया। और क्लोज रेंज में जब आप किसी को शूट करते हैं तो गोली जो है वो मांस में काफी अंदर तक धंस जाती है और जो फोर्स होता है बुलेट का वो आपके ऑर्गन्स को रप्चर कर देता है और बियॉन्ड रिकवरी चले जाते हैं आप। ठीक है, मतलब डैमेज जो है वो बियॉन्ड रिकवरी हो जाता है और मौत होनी जो है वो लगभग तय होती है पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। सो इससे हुआ ये कि जो फर्डिनेंड है और उनकी वाइफ है उन दोनों की मृत्यु होगी। ठीक है, अब इस मृत्यु का, अब देखिए ये ऐसे वैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु थी नहीं, ये अगले राजा बनने जा रहे थे ऑस्ट्रिया हंगरी के। ऑस्ट्रिया हंगरी जो है कि बहुत पुराना एम्पायर था, ठीक है, और उसके होने वाले राजा की हत्या कर दी किसी क्रांतिकारी ने, जो कि अभी जो है वो 19 साल का था, बहुत जवान था। दैट मीन्स उसका खुद का काम नहीं हो सकता। इतने जवान व्यक्ति के, मतलब आप उसमें जोश भर देंगे लेकिन समझदारी नहीं भर सकते ना, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या समझेगा, अभी वो मोटिवेटेड है। दैट मीन्स तुरंत जो है वो ये अंदाजा लगा लिया हंगरी द्वारा कि सर्बिया की सरकार इसके पीछे छुपी है या कोई और पॉलिटिकल ग्रुप है, या बहाना तो मिल ही गया ना सर्बिया पर अटैक करने का हंगरी को, और इस बहाने का फुल फायदा उठाया किसने, ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। On June 28, 1914, the couple paid a state visit to Sarajevo, the capital of Bosnia. The royal pair was shot at point blank range as they rode through the streets of Sarajevo in an open car. The killer was Gavrilo Princip, a 19-year-old member of Black Hand. A Black Hand was a secret society जिसको बॉस्नियन लोग जो है वो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी कहते हैं, ऑस्ट्रिया हंगेरियंस के लिए टेररिज्म है। सिंपल सी बात है, भारत में अगर आप आ जाएं तो HSRA भारतीयों के लिए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, और अंग्रेजों के लिए टेररिस्ट ग्रुप था। समझ रहे हैं ना, टेररिज्म इज रिलेटिव टर्म। टेररिज्म को इसीलिए डिफाइन करना आज तक इतना मुश्किल है क्योंकि इट इज रिलेटिव। एक व्यक्ति के लिए जो टेररिज्म हो सकता है वो दूसरे के लिए रेवोल्यूशन हो सकती है। समझ रहे हैं आप? खैर आगे इस पर डिस्कस करेंगे। Now, the Black Hand was a secret society committing to ridding Bosnia of Austrian rule. ठीक है, एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो बोस्निया को आजाद करना चाहती थी ऑस्ट्रिया से, राइट? Because the assassin was a Serbian, Austria decided to use the murders as an excuse to punish Serbia. Angry Kaiser Wilhelm II urged Austria to be aggressive and he ordered Germany's unconditional support. अब ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दोनों जर्मैनिक भाषा बोलने वाले हैं और जो रॉयल फैमिलीज हैं दोनों की वो जर्मन्स हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स रिलेशंस तो हैं ही, भले ही समस्याएं रही हो, वैसे ट्रीटी तो थी ही, लेकिन दोनों जर्मन्स तो हैं और ब्लड रिलेशंस भी पुराने हैं, शादियां वादियां होती है दोनों के फैमिली में। दैट मीन्स बेसिकली बात यह है कि आर्च ड्यूक को जो मारा है वो जर्मन रिलेटिव था ही, ठीक है। तो जो कैसर हैं, जर्मन जो शासक है, उन्होंने ऑस्ट्रिया के शासक को एक टेलीग्राम भेजा और इस टेलीग्राम में लिखा कि जो मर्जी करना है करो, आपके साथ जर्मनी का अनकंडीशनल सपोर्ट है, आप युद्ध पे जाना चाहते हैं तो जाइए, हमारी सेना आपके साथ खड़ी है। नाउ दिस गेव इसको ब्लैंक चेक कहा गया, इतिहासकारों ने ब्लैंक चेक कहा है कि एक ब्लैंक चेक जो है वो लिख कर दे दिया किसे, ऑस्ट्रिया को। और ये जो है वो एक बहुत बड़ी गलती, इस पॉइंट को माना जाता है कि सबसे बड़ी गलती थी जर्मनी की। और जर्मनी पर जब ब्लेम डाला जाता है ना विश्व युद्ध का, तो ये पॉइंट जो है वो बार बार उठाया जाता है कि जर्मनी के शासक ने ब्लैंक चेक ऑस्ट्रिया को क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ब्लैंक चेक जर्मनी के शासक ने ऑस्ट्रिया को दिया है तो ऑस्ट्रिया जो है वो युद्ध बड़े लेवल पर छेड़ेगा। अब इसके काउंटर में आर्ग्यूमेंट ये है कि ऑस्ट्रिया के शासक जो युद्ध छेड़ने जा रहे थे
वो तो इस सेंस में छिड़ने जा रहे थे कि जो बल्कान वॉर हुआ है उसी की तरह सीमित रहेगा युद्ध, ये वर्ल्ड वॉर नहीं बनेगा। और जर्मन राजा ने ऑस्ट्रिया के शासक को ब्लैंक चेक इसलिए दिया क्योंकि उसे तो यह लगा कि जब रशिया युद्ध में कूदेगा तो ब्रिटेन रशिया का साथ नहीं देगा। जब रशिया युद्ध में कूदता है, ब्रिटेन रशिया का साथ देता है, तो फ्रांस भी घसीटा जाएगा। सो दैट मीन्स जो वेस्टर्न फ्रंट है वो भी खुल जाएगा, राइट। वर्ल्ड वॉर क्या है, वर्ल्ड वॉर आगे हम समझेंगे, सारे फ्रंट्स को समझेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स और काउंटर पॉइंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो खैर ये हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे इसकी समझ भी। लेकिन यहां पर आपको यह पता चल गया कि ब्लैक हैंड सोसाइटी ने किसको मरवा दिया, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मरवा दिया, ठीक है। नाउ एंग्री काइसर विल्हेम II अर्ज्ड ऑस्ट्रिया टू बी अग्रेसिव एंड ही ऑफर्ड जर्मनीज अनकंडीशनल सपोर्ट। अब इससे देखिए क्या हुआ, यहां से ट्रिगर हो गई। इन इफेक्ट दिस गेव ऑस्ट्रिया लाइसेंस to do what it wanted with Serbia. On July 23rd, Austria presented Serbia with an ultimatum. The ultimatum was deliberately harsh. Demands included an end to anti-Austrian activities. ठीक है, अब देखिए सर्बिया को खुली छूट दे दी जर्मनी ने, और 1914 तक आते आते जर्मनी जो है वो सैनिक भी बहुत ज्यादा हो गए थे जर्मनी के पास। जर्मनी की नेवी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, नॉट एज ह्यूज एज ब्रिटेन, बट यूरोप में अन्य किसी भी शक्ति से ज्यादा बड़ी शक्ति थी जर्मनी उस समय। तो अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है तो रशिया जो है वो नहीं दे सकता, मतलब नहीं खड़ा हो पाएगा युद्ध में ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और जर्मनी वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि हम रशिया को धमका देंगे कि तुम न्यूट्रल रहो, तुम युद्ध में मत उतरो। क्योंकि रशिया युद्ध में नहीं उतरता है तो ब्रिटेन भी नहीं उतरेगा, क्योंकि रशिया और ब्रिटेन की आपस में साठगांठ है। क्यों? क्योंकि अगर रशिया उतरता है युद्ध में तब ब्रिटेन उतरेगा, तब समस्या बढ़ेगी जर्मनी के लिए। और रशिया को अगर जर्मनी धमकाकर चुप करा देता है तो ऑस्ट्रिया चुपचाप जो है वो सर्बिया से निपट लेगा। और जैसा फर्स्ट और सेकंड बल्कान वॉर जो है वो रीजनल रह गया था साउथ ईस्टर्न यूरोप में, ऐसा ही अब डिस्प्यूट होने जा रहा है। ये जर्मनी का सोचना था, या इस तरह इतिहासकारों ने अभी तक की जो पूरी डिस्कशन है या पूरी जो घटनाएं उनको डिड्यूस किया है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। नाउ आगे देखिए। नाउ इन दिस अफेक्ट दिस गेव ऑस्ट्रिया लाइसेंस टू डू व्हाट इट वांटेड विद सर्बिया। On July 23rd, Austria presented Serbia with an ultimatum. The ultimatum was deliberately harsh. अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि पहला काम तो ये करो कि जितनी भी एंटी ऑस्ट्रियन गतिविधियां सर्बिया में हो रही हैं उन सबको बंद करो, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं उन सबको अवैध घोषित करके उन सब की गतिविधियों को बंद करो। सो जो सर्बियन पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात चुपचाप माननी पड़ी उन्हें। क्यों? क्योंकि जर्मनी बैठा है पीछे, तो उन्होंने ये बात मान ली। नेक्स्ट जो डिमांड रखी अल्टीमेटम में, वो डिमांड रखी ऑस्ट्रिया ने कि एक हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर्बिया आकर, और उस इन्वेस्टिगेशन में तुम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करोगे, इनफैक्ट हमें फुल सपोर्ट करोगे। ये बात भी मान ली गई। और उसके अलावा कई सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डालने की कोशिश की गई सर्बिया पर, जिसको सर्बिया ने पूरी तरह नहीं माना। सर्बिया ने कहा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसमें रशिया भी बैठे, जर्मनी भी बैठे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन सब बैठे, और हम मिलके सारी टर्म्स को डिसाइड करें, सभ्य तरीके से मिल बैठ के जो है वो ये बातें सब डिसाइड करें। लेकिन जो ब्लैंक चेक जर्मनी ने लिख के दिया था ना, ऑस्ट्रिया के दिमाग में ठनक थी उस चीज की कि नहीं, हमें तो अब जबरदस्ती, क्योंकि सर्बिया से बात नहीं करेंगे, हमारे उत्तराधिकारी को मार दिया, अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम छीन लेंगे सब कुछ तुमसे, ठीक है। तो दैट मीन्स वॉर के पूरे मूड में था कौन? ऑस्ट्रिया, ठीक है। नाउ सर्बियन लीडर्स would have had to allow Austrian officials into their country to conduct an investigation into the assassinations. Serbia knew that refusing the ultimatum would lead to war against the more powerful Austria. ठीक है, सर्बिया को पता था अल्टीमेटम अगर रिफ्यूज कर दिया तो युद्ध हो जाएगा। Therefore, Serbian leaders agreed to most of Austrians' demands. They offered to have several others settled by an international conference. ठीक है, मैक्सिमम डिमांड मान ली और बाकियों को सेटल करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। ऑस्ट्रिया हाउएवर वाज इन नो मूड टू नेगोशिएट। ऑस्ट्रिया कोई मूड में नहीं था। ऑस्ट्रिया कह रहा था कि हमारी बात जिस तरह हमने लिख के दी है उस तरह तुरंत मान लो, ठीक है। ऑन जुलाई 28 ऑस्ट्रिया रिजेक्टेड सर्बियाज ऑफर्ड एंड डिक्लेयर्ड वॉर।
फाइनली 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध जो है वो डिक्लेयर कर दिया। दैट सेम डे सर्बिया जलाए, रशिया टुक एक्शन। अब यहां पर देखिए, ये जो युद्ध डिक्लेयर किया है ना, जैसे ही अब यहां पर इतिहासकारों के फिर से जो है वो मतभेद खुल के आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर किया तो रशिया ने जो अगली हरकत करी उससे बहुत बड़ी जो है वो समस्या खड़ी हुई। रशिया ने क्या किया? रशिया ने तुरंत अपनी सेना को मोबिलाइज करने का ऑर्डर दिया। रशिया ने कहा कि ऑस्ट्रिया के बॉर्डर और जर्मनी के बॉर्डर पर तुरंत सैनिकों को खड़ा कर दो। अब ऐसा क्यों किया रशिया ने? ठीक है, अगर रशिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर अपने सैनिक खड़े कर देता है तो जर्मनी को क्या लगेगा? हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ऑस्ट्रिया को क्या लगेगा? हमारे खिलाफ रशिया ने युद्ध छेड़ दिया। और यही उन्होंने माना भी। जैसे ही रशिया ने यहां पर जब ब्लेम डालने की बात आती है तो सबसे पहला ब्लेम जर्मनी पे डलता है कि उसने ब्लैंक चेक लिखकर क्यों दिया। दूसरा ब्लेम क्या बोलते हैं इन पर, ऑस्ट्रिया पे इसलिए डलता है क्योंकि तुमने जो बॉस्निया को एक्वायर किया था और फिर जो तुमने सर्बिया को सर्बिया ने जो मतलब अल्टीमेटम साइन करके दिया उसको जो रिजेक्ट कर दिया और वॉर डिक्लेयर कर दिया, तुम्हारी गलती है। और फिर तीसरा ब्लेम रशिया पर यह डलता है कि तुमने सबसे पहले सैनिकों को मोबिलाइज किया। अभी तक युद्ध डिक्लेयर हुआ था, युद्ध छिड़ा नहीं था। और अगर युद्ध डिक्लेयर भी हुआ था तो सर्बिया ऑस्ट्रिया में हुआ था। तुमने बाकी ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में सैनिक क्यों खड़ा कर दिए, जिसकी वजह से जर्मनी अलर्ट हो गया। समझ रहे हैं ना? तो रशिया पर यह इल्जाम डाला जाता है कि तुमने जो सैनिकों को मोबिलाइज किया है तुम्हारी वजह से युद्ध छिड़ा है। ब्लेम गेम, मैंने बोला ना ब्लेम गेम खेलेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सो रशियन लीडर्स ऑर्डर्ड द मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स। 29 जुलाई को रशियन लीडर्स ने ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन ऑर्डर कर दिया टुवर्ड्स द ऑस्ट्रियन बॉर्डर। नाउ ऑस्ट्रिया हंगरीज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट सर्बिया सेट ऑफ अ चेन रिएक्शन विद इन द अलायंस सिस्टम। अब जो अलायंस सिस्टम है उसमें चेन रिएक्शन छिड़ गया। चेन रिएक्शन क्या था? देखिए, सर्बिया का साथ देने वाला था रशिया, ऑस्ट्रिया का साथ देने वाला था जर्मनी, और अगर रशिया युद्ध में आता है तो रशिया का साथ देगा फ्रांस, फ्रांस युद्ध में आता है तो फ्रांस का साथ देगा ब्रिटेन। सो ये जो अलायंसेस हैं ये सब एक दूसरे का साथ देने जा रहे थे युद्ध में। ठीक है। नाउ द कंट्रीज ऑफ यूरोप फॉलोड थ्रू ऑन देयर न्यूमरस एंड कॉम्प्लेक्स प्लेजेस टू सपोर्ट वन अनदर। एज अ रिजल्ट नियरली ऑल द नेशंस ऑफ यूरोप soon were drawn into the war expecting Germany to join Austria। ठीक है, अब देखिए सब जो है वो युद्ध में जुड़ गए। ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी देगा ही देगा, ये बात, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने खुला जो है वो खत लिख दिया था एकदम कि करो तुम सब हमारे साथ खड़े हम। ठीक है। सो एक्सपेक्टिंग जर्मनी टू जॉइन ऑस्ट्रिया, रशिया ऑल्सो मोबिलाइज्ड अलोंग जर्मन बॉर्डर्स। रशिया ने ऑस्ट्रिया और जर्मन बॉर्डर पर सैनिक खड़े कर दिए। जार निकोलस अब जब विल्हेम सेकंड ने यानी कैसर ने जब जार से पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने, ठीक है, जवाब मांगा, तो जार निकोलस सेकंड ऑफ रशिया ने कहा, टोल्ड द कैसर दैट द मनूवर्स वर जस्ट अ प्रिकॉशन, कि ये जो हमने सेना खड़ी करी है प्रिकॉशन है, हम आप पर अटैक नहीं करने जा रहे। ठीक है, केवल प्रोटेक्शन है, जस्ट इन केस अगर युद्ध छिड़ता है तो हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमने सैनिक वहां पर लगा दिए। बट येट टू जर्मनी रशियाज मोबिलाइजेशन अमाउंटेड टू अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। लेकिन रशिया के मोबिलाइजेशन को जर्मनी ने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर समझ लिया। ऑन अगस्त 1 द जर्मनी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। 31 जुलाई को पूछा गया था जार से, ठीक है, और 1 अगस्त को जर्मनी ने युद्ध जो है वो रशिया के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया। नाउ रशिया लुक्ड टू इट्स एलाय फ्रांस फॉर हेल्प। अब रशिया के खिलाफ जर्मनी ने युद्ध छेड़ दिया है तो रशिया ने फ्रांस को बोला कि भैया ट्रीटी हुई है, मदद करो। तो फ्रांस भी उतर गया युद्ध में। 2 days आफ्टर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन रशिया, जर्मनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। देखिए जर्मनी पर यह इल्जाम लगाया जाता था जल्दबाजी आपने करी। अगर जार ने सैनिक वहां पर लगा दिए हैं तो आपने युद्ध क्यों घोषित किया? आप भी सैनिक लगाओ, है ना, सैनिक लगाओ, आपने युद्ध क्यों घोषित किया है? आप डिफेंसेस क्रिएट करो ना, पहले कौन अटैक करेगा वेट करो, अदरवाइज आप आसानी से जो है वो नेगोशिएशंस कर सकते हैं। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि इतनी जर्मनी की तरफ से इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? पहले ब्लैंक चेक दे देना, फिर जब रशिया अपने सैनिक खड़े कर देता है तो जर्मनी ने सैनिक ना खड़े करके युद्ध घोषित कर दिया। फिर जब रशिया ने फ्रांस से मदद मांगी तो फ्रांस के खिलाफ भी डिफेंस खड़ा ना करने के बजाय फ्रांस पर अटैक कर दिया जर्मनी ने, या फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया जर्मनी ने।
ऐसा क्यों? 4 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया जर्मनी द्वारा। 4 नहीं, एक्चुअली 3 अगस्त को किया गया। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, मच ऑफ यूरोप वाज लॉक्ड इन बैटल। अब देखिए और कौन कौन जुड़ा। अब बाकी शक्तियां कौन कौन बची? ब्रिटेन रह गया अभी। जर्मन ट्रूप्स मार्च्ड इनटू बेल्जियम टू प्रेस ऑन टू फ्रांस ऑन 4 अगस्त एंड ऑन द सेम डे ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब देखिए, जो लॉरेन वाला रीजन है, मैंने बोला ना ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रांस के लिए, वहां से अटैक किया जा सकता। उस रीजन में फ्रांस ने ऑलरेडी सैनिक लगाए हुए थे। तो अगर फ्रांस को जीतना है तो जर्मनी को बेल्जियम से घूम के जाना था। बेल्जियम वाज अ न्यूट्रल स्टेट। 1878 की ट्रीटी थी कि बेल्जियम न्यूट्रल रहेगा, और बेल्जियम जो है वो सबसे पहला पड़ोसी है यूरोप में ब्रिटेन का। तो बेल्जियम और ब्रिटेन के पुराने अच्छे रिलेशन है। सो जैसे ही 4 अगस्त को जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक किया, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, तो खैर ये सारी घटनाएं आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। श्लाइफन प्लान क्या है डिटेल में समझेंगे हम। Now, German troops marched into Belgium to press on to France on 4th August, and on the same day, Britain declared war on Germany. Many other countries soon entered the war. जापान, अब जापान जो है वो इतनी दूर बैठा उससे भी नहीं रहा गया। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशियन में जो गिनी आइलैंड वाला जो रीजन है वो जर्मन कॉलोनीज हैं। तो अगर जर्मनी यूरोप में हारता है तो उन कॉलोनीज पर पुर्तगाली, फ्रेंच, ब्रिटिश इससे पहले कब्जा करें। तो जापान ने सोचा कि हम पहले कब्जा कर लेते हैं, तो जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी विद अ व्यू टू कैप्चरिंग जर्मन कॉलोनीज इन फार ईस्ट। टर्की एंड बुल्गारिया जॉइंड ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। इटली, इन स्पाइट ऑफ हर मेंबरशिप ऑफ द ट्रिपल अलायंस, रिमेन्ड न्यूट्रल फॉर सम टाइम एंड जॉइंड द वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी इन 1915। देखिए, जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ठीक है, टर्की और बुल्गारिया जर्मनी के साथ जुड़े, और इटली से जो इतनी उम्मीद थी ऑस्ट्रिया को या जर्मनी को, इटली जुड़ गया किसकी तरफ? इटली जुड़ गया फ्रांस की तरफ, यानी कि अगेंस्ट जर्मनी खड़ा हो गया। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द वॉर। ठीक है, युद्ध की घटनाएं आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो सेशन लेकर आऊंगा, श्लाइफन प्लान समझाऊंगा आपको पूरा का पूरा। और फर्स्ट फेज ऑफ वॉर, जब तक यूनाइटेड स्टेट्स एंटर नहीं किया ना, है ना, यूएस की एंट्री से पहले की सारी घटनाएं, यानी यूरोप में जो घटनाएं घट गई हैं, वो सारी आपको मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगा। ठीक है, आइए अब यही कुछ चीजें मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक अंत में एक मैप देखिए, दिस वाज द, ये है वो फ्रंट्स। ठीक है, तो ये मैप आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको युद्ध की नीतियां बताऊंगा, और ये जितने वॉर पॉइंट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन इस मैप में केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर एक साथ हैं। ठीक है, ये जो रेड लाइन दिख रही है ये फ्रंट लाइन है, ये फ्रंट है, रशिया अटैक कर रहा है, और दूसरी साइड बेल्जियम और फ्रांस की तरफ ये फ्रंट है। ठीक है, तो ये फ्रंट, और नीचे देखिए ऑस्ट्रिया और सर्बिया और बुल्गारिया के अगेंस्ट ये फ्रंट है। तो ये जो रेड लाइन है ये फ्रंट है। ठीक है, यहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, और देख सकते हैं आप बॉक्स में लिखा हुआ है एलाइड ने कहां पर एडवांस किया। ये आगे मैं आपको युद्ध समझाऊंगा तो डिटेल में ये पूरा मैप बताऊंगा। ये बेसिकली ये दिखाने के लिए है कि कौन किसकी साइड है, और फ्रंट्स यानी जर्मनी का ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दिखाने के लिए बेसिकली, कि जर्मनी अब ईस्टर्न फ्रंट में रशिया से उलझ रहा है, और वेस्टर्न फ्रंट में बेल्जियम और फ्रांस और ब्रिटेन, और दक्षिण में ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया सर्बिया से उलझ रखे हैं। ठीक है, और रशिया से एक साइड। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मैप देखिए। अब ये नेक्स्ट मैप है एलाइड वर्सेस ट्रिपल अलायंस वर्सेस ट्रिपल एंटॉन्ट का। ठीक है, ये जितना भी ब्लैक वाला पार्ट है ये एंटॉन्ट एलाइज हैं, और जितना रेड वाला पार्ट है ये सेंट्रल पावर्स हैं। यानी देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर, और जर्मन अफ्रीका में देखिए जो जर्मन इंपीरियल पोजेशंस हैं या जर्मन कॉलोनीज हैं, ये उसके अलावा पैसिफिक में जो जर्मन कॉलोनीज हैं, इनका युद्ध है इस सारे काली, ये जो पूरा की पूरी बाकी काली दुनिया है। काली दुनिया में कनाडा किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। यूएस अभी युद्ध में उतरेगा, बाकी फ्रेंच, ये सब मतलब बाकी का अफ्रीका का हिस्सा जो है वो बाकी अलाइज के पास है। ठीक है, और यूरोप में देख लीजिए स्पेन जो है वो न्यूट्रल रहा, उसके अलावा पुर्तगाल युद्ध में कूदा, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क बाहर रहा, लेकिन बेल्जियम युद्ध में उतरा।
स्विट्जरलैंड बीच में, देखिए स्विट्जरलैंड बिल्कुल बीच में आपको न्यूट्रल नजर आएगा। तो ये मैप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए कि कौन कौन न्यूट्रल है और कौन कौन युद्ध में उतरा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और ये मैप आप डिटेल में खुद समझेंगे कि कौन कौन न्यूट्रल है और कौन कौन युद्ध में उतरा। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको इतना तो समझा दिया। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूं मैं ये, वो इस मैप को स्क्रीनशॉट लें और खुद से समझें कि कौन कौन न्यूट्रल है और कौन कौन उतर गया, और उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारण ढूंढिए, आप खुद से डिड्यूस कीजिए वो न्यूट्रल क्यों रहे या युद्ध में कौन क्यों उतरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशंस। ये जो मिसकैलकुलेशंस हुई है ना, ठीक है, इसकी वजह से ये युद्ध छिड़ा है। देखिए अंत में जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया सबकी तरफ से मिसकैलकुलेशंस हुई, इसकी वजह से ये युद्ध छिड़ा है। अदरवाइज इस युद्ध को टाला जा सकता था, या तो ये युद्ध केवल पहले और दूसरे बल्कान युद्ध की तरह रीजनल रह सकता था, ये एक वर्ल्ड वॉर में नहीं बदलता। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए क्या क्या है या मिसकैलकुलेशंस क्या क्या है। पहला देखिए, जर्मनी बिलीव दैट ड्यू टू फ्रांस रशियन एग्रीमेंट ऑफ 1894 फ्रांस विल श्योरली फाइट इन फेवर ऑफ रशिया। ये पहला जर्मनी मानता था इस चीज को। आफ्टर पैसिव स्टैंड ऑन ब्रिटेन इन सेकेंड बल्कान वॉर, जर्मनी थॉट दैट ब्रिटेन वुड नॉट कम टू द एड ऑफ रशिया और फ्रांस। सेकेंड बल्कान वॉर में ब्रिटेन सर्बिया की मदद करने नहीं आया, इसलिए जर्मनी को लगा कि जब युद्ध छिड़ेगा, अगर सर्बिया पर अटैक करता है ऑस्ट्रिया और अगर रशिया सर्बिया की मदद करने आता है, तो फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में नहीं कूदेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन से जर्मनी जो है वो डरता है, क्योंकि ब्रिटेन बड़ी शक्ति है, लेकिन रशिया और फ्रांस को रशिया और फ्रांस को जर्मनी कंट्रोल में कर लेगा। जर्मनी को इतनी अपनी सामर्थ्य पर भरोसा है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन अगर उतरता है तो समस्या बढ़ जाएगी, तो जर्मनी को यह लगा कि ब्रिटेन नहीं उतरेगा युद्ध में। नेक्स्ट देखिएगा, फर्दर जर्मन्स मिसकैलकुलेटेड दैट द श्लाइफन प्लान विल ब्रिंग देम अ क्विक विक्ट्री। अब ये श्लाइफन प्लान क्या है? श्लाइफन प्लान ये था बेसिकली, एक मिलिट्री जनरल है श्लाइफन जर्मनी में, उन्होंने ये कहा कि बहुत आसानी से हरा देंगे हम अगर ब्रिटेन नहीं उतरता युद्ध में। अगर ब्रिटेन युद्ध में नहीं उतरता है ना हमें, तो रशिया जो है वो, उसके पास रेलवे लाइन नहीं है इतनी बड़ी, तो उसको अपने सभी सैनिकों को अपने ईस्टर्न बॉर्डर या अपने वेस्टर्न बॉर्डर या जर्मन ईस्टर्न बॉर्डर पर लाने में समय लग जाएगा। यानी लगभग 7-8 हफ्ते या 10 हफ्ते लग जाएंगे उसे, यानी 2 या 3 महीने का समय लग जाएगा। सो इतने में हम क्या करेंगे, इतने हम जल्दी से फ्रांस को हराएंगे। ठीक है, 6 हफ्ते के अंदर हम फ्रांस को हराकर अपने सैनिकों को तुरंत जो है वो रशिया से लड़ने के लिए फ्रंट पे खड़ा कर देंगे। और इसके लिए पूरे प्रॉपर रेलवे टाइम टेबल वगैरह सब सेट कर दिया हुआ था। दिस वाज द श्लाइफन प्लान। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये फेल हो गया। ये कैसे फेल हुआ आगे समझेंगे। नाउ जर्मन्स मिसकैलकुलेटेड दैट बाय सपोर्टिंग ऑस्ट्रिया दे वुड बी एबल टू थ्रेटन रशिया इनटू न्यूट्रलिटी। अब जर्मनी को यह भी मिसकैलकुलेशन था कि अगर हम रशिया को डराते हैं तो रशिया डर जाएगा, लेकिन रशिया के साथ रशिया को पीछे पीछे सपोर्ट था ब्रिटेन का। ठीक है, एंग्लो रशियन जो है वो ट्रीटीज 1907 के बाद डेवलप हो रही थी। नाउ ऑस्ट्रिया की मिसकैलकुलेशन देखिए, ऑस्ट्रिया मिसकैलकुलेटेड दैट सिंस इट हैड जर्मन सपोर्ट रशिया विल नॉट कम टू एड ऑफ सर्बिया। ठीक है, जर्मनी के सपोर्ट से ऑस्ट्रिया इतना कॉन्फिडेंट था कि रशिया जो है वो इंटिमिडेट हो जाएगा और सर्बिया की मदद करने नहीं आएगा। पॉलिटिशियंस इन जर्मनी एंड रशिया फेल्ट दैट मोबिलाइजेशन वुड नॉट नेसेसरली एस्केलेट इनटू वॉर। जर्मनी और रशिया के पॉलिटिशियंस दोनों को ऐसा लगा कि जो रशिया ने जो मोबिलाइजेशन कर दिया है, रशिया को यह लगा कि जर्मनी मान जाएगा कि हमने युद्ध नहीं छेड़ा, और जो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर मोबिलाइजेशन किया, इससे जर्मनी को यह लगा कि ब्रिटेन युद्ध में नहीं उतरेगा। तो इन दोनों की मिसकैलकुलेशन मोबिलाइजेशन को लेकर भी रही। तो ये मिसकैलकुलेशन की ट्रेजेडी तो है ही। इन्हीं सब चीजों को आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में समझाऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, खासतौर पर श्लाइफन प्लान और बहुत सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे ही। सो आज के टॉपिक को मैं यहां पर आके कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की घटनाएं, यानी कि जो बोस्नियन क्राइसिस है, मोरक्कन क्राइसिस है, उसके अलावा बल्कान क्राइसिस है, ये सारे आपको समझ आए होंगे और इमीडिएट कारण भी समझ आए होंगे आपको। ठीक है, सो आई होप अभी तक आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुद्दे समझ आ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से कि चल क्या रहा है इस समय यूरोप में। ठीक है, 1914 में, यानी 20वीं सेंचुरी के शुरुआती डेकेड में।
ठीक है। सो आज जितने भी सवाल अगर मैंने बीच में पूछे हैं तो उनके जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पिछले सेशन जरूर देखिएगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पहला पार्ट देखेंगे तभी सेकंड पार्ट समझ आएगा, और ये सेशन पूरा देखेंगे तभी आगे वाले सेशन समझ आएंगे। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दिस प्रीवियस सेशंस। द लिंक फॉर द वीडियो आपको पिछले सेशंस के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे जो पिंड कमेंट है वहां मिल जाएगा, या अगर आप यूट्यूब के सर्च बार पर सिंपली मेरा नाम लिखते हैं तो स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट वहां पर आ जाती है इतिहास की। फॉलो कीजिए मेरे सभी सेशंस को थॉरोली, और बहुत बेहतरीन समझ आएगा आपको। ठीक है, मुझे अपनी अपनी मतलब अपने समझाने की, या जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है अभी तक, उस पर मैं इस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैंने थॉरोली कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करी है। ठीक है, सो आप जो है वो सेशंस देखिए और आपके अंदर जो है वो खुद वो भावना डेवलप हो जाएगी कि हाँ मेरी आंसर राइटिंग सुधर रही है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके अलावा आप स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप एक थॉरो कोर्स फॉलो करना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन से जुड़ा कोई भी टॉपिक जो है वो एक थॉरोली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्स और स्पेसिफिकली सीएससी के लिए स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक भी इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगले सेशन में मैं आपसे मिलूंगा और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जिसमें मैं अब आपको वॉर की गतिविधियां, वॉर के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी वो बताऊंगा। कब तक? जब तक यूएस नहीं उतर गया युद्ध में, और फिर हम यूएस और फिर एंड और ट्रीटीज वगैरह आगे आने वाले, और फिर कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो लगभग 5-6 पार्ट्स में ये पूरा वर्ल्ड वॉर हमारा बनेगा और फिर आगे की घटनाएं कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के सेशन को मैं यहां खत्म करता हूं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।